आपकी क्लास सुबह में हो रही है तो जैन धर्म वाले पोर्शन को हमने ठीक क्या सोलह पढ़ा था हमने बात करी थी जहां पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसको महावीर स्वामी मैंने आपको बताया महावीर स्वामी ने पांचवा सत्य ज्ञान का नाम था इसके अलावा महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हमारे जो वाली नदी रवि का नाम है ना और इसके बाद इनका नाम से आया है नीरज नाम तो है ये आगे नाम लिखेंगे अब आगे डिस्कस करेंगे आगे लिखेंगे आगे चीजें डिस्कस करेंगे यानी आपकी चल रही थी जैन धर्म आपकी चल रही थी और जैन धर्म में किसको बात करेंगे महावीर स्वामी की बात करेंगे आगे पोर्शन में डिस्कस करेंगे समझिए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे राजगृह पहुंचे और राजगृह के बिल्कुल पहाड़ी पर सबसे पहले उपदेश दिया आपसे पूछता है कि सबसे पहले जैन धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे वो थे इनके दामाद जिनका नाम था जमाली ये रचना की जमाली के दामाद थे उन्होंने सबसे पहले जैन धर्म अपनाया अलग बात है महिलाओं से सबसे पहले जैन धर्म अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे चंपा नरेश नदी की पुत्री जिनका नाम था चीना इस चीज को सबसे पहले आपकी ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी राजगृह की विपुल चूल पहाड़ी पर पहुंचे विपुल चूल पहाड़ी पर अपना सबसे पहला उपदेश दिया अपना सबसे पहला उपदेश दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं चाहिए आप देखेंगे जैन धर्म अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति जैन धर्म अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति प्रिय दर्शना के पति यानी इनके दामाद जमाली थे कौन थे जमाली थे ठीक है इसके अलावा आप लिखेंगे सबसे पहले जैन धर्म अपनाने वाली महिला जैन धर्म अपनाने वाली महिला चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चेनाती यहाँ तक चेनाती मुझे बताएंगे ये हमारा इसको लेकर जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी का क्वेश्चन तरीके से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन तरीका सबसे पहला क्वेश्चन जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने अपना पहला उद्देश्य जगह दिया जब आपसे पूछे राजगृह है कौन सी पहाड़ी थी विपुल चूल पहाड़ी राजगृह की विपुल चूल पहाड़ी का पहला उद्देश्य दिया जैन धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे इनके दामाद थे या प्रिय दर्शना के पति जिनका नाम था जमाली इसके अलावा जैन धर्म में सबसे पहले जैन धर्म अपनाने वाली महिला थी चंपा नरेश का नाम दधिवाहन उनकी कौन पुत्री जिनका नाम था चीना ठीक है चीज है बहुत बढ़िया एक बार से नोट करके आगे बढ़ेंगे अगर जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म को 11 ग्रंथों में बांटा कितने 11 ग्रंथों में बांटा ग्रंथ मतलब क्या है जैसे मैं बांटू सेक्शन बांटू ना सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी वो विचार करें अपने क्षेत्र में जैसे हमारे सीएम होते हैं उस तरीके से आपसे पूछता है महावीर स्वामी ने जैन धर्म को कितने ग्रंथों में बांटा तो होते 11 लेकिन 10 ऐसे ग्रंथ थे जिनकी डेथ कहां हो गई महावीर स्वामी से हो गई एक बच्चे का नाम था सुधर्मन जो इनके बाद में जीवित रहे उस सुधर्मन को प्रथम किया प्रथम उपदेश के नाम से जाना जाता है जैन धर्म में ठीक एक बार से नोट करके आगे बढ़ेंगे ग्रंथ के बारे में बात करें उनके लिए क्या पॉइंट बनते हैं नोट है बहुत बढ़िया सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं ऐसा है बच्चे बहुत सभी चलिए आप लिखेंगे महावीर स्वामी ने जैन धर्म को 11 ग्रंथ धर्मों में बांटा जिनमें से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के समय पर ही हो गई महावीर स्वामी के समय पर हो जाती है इनमें से केवल एक गणधर यानी एक व्यक्ति बचे एक गणधर ही महावीर की मृत्यु के बाद बचे जिनका नाम सुधर्मन था तो धर्मन था जिन्हें जैन धर्म का अपने इन्हीं को जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है ठीक है आपसे पूछा है जैन धर्म के प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक कौन थे आप आंसर को सुधर्मन देखिए क्वेश्चन समझिए मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कैसे करेंगे क्वेश्चन ये महावीर स्वामी ने जैन धर्म को कितने ग्रंथों में बांटा कितने सेक्शन में डिवाइड किया है आपसे पूछेगा कितने ऐसे ग्रंथ थे जिनकी डेथ महावीर स्वामी के समय पर हो गई 10 आपसे पूछेगा कौन सा ग्रंथ महावीर स्वामी के डेथ के बाद बचा वो था हमारे पास 11 जिसके नेतृत्व करते थे सुधर्मन आपसे पूछेगा जैन धर्म में प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक के रूप में किसे जाना जाता है वो कौन थे सुधर्मन थे क्लियर है चलिए अगर इसके अलावा बात करें जैन धर्म में विश्वास जैन धर्म के लोग किसमें विश्वास करते थे जैन धर्म के लोग वेदों में विश्वास नहीं करते हैं ये कर्म में विश्वास करते हैं कर्म मतलब देखिए पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं पुनर्जन्म कैसा होता है कर्म मतलब कर्म के आधार पर पुनर्जन्म मिलता है जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका जन्म होगा ठीक है नियत बात ये विश्वास नहीं करते हैं आप ये चीज याद रखनी है अगर आपसे कोई पूछेगा आप जैन धर्म के लोगों का विश्वास आप जैन धर्म का विश्वास अगर जैन धर्म के विश्वास को लेकर बात करें जैन धर्म के लोग आप जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं करता है वेदों में विश्वास नहीं रखता है जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जैन धर्म कर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है कर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है यानी पुनर्जन्म कर्म के आधार पर होगा भाग्य के आधार पर नहीं तो ये कुछ हमारे पॉइंट बनते हैं जैन धर्म को हमारे पॉइंट बनते हैं तो मैं एक बार रिपीट कर दिया आपने जैन धर्म के विश्वास वेदों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते तो पहला पॉइंट वेदों को पढ़िए वेदों में विश्वास था बिल्कुल नहीं वेदों में विश्वास दूसरा पॉइंट पुनर्जन्म में विश्वास था पुनर्जन्म में विश्वास था इस प्रकार कर्म वाला यानी जो जन्म होगा वो कर्म के आधार पर कैसा होगा कर्म के आधार पर ठीक है तो एक बार से नोट आगे बढ़ेंगे जैन धर्म के लोग थे वो 7 तत्वों में विश्वास करते थे 7 तत्वों कौन से जीव अजीव ठीक है आसक्त निर्जरा गुजर बंध मोक्ष इन सभी हैं लेकिन पहले से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या एंशिएंट हिस्ट्री में से पूछा जाएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म अगर किसी प्रश्न है तो आपको परेशान होंगे काम चल जाएगा इससे यहाँ पे कोई समस्या है मुझे फटाफट से बताएंगे वरना आगे बढ़ेंगे आगे चीजों में डिस्कशन करेंगे चलिए अगला देखिए जैन धर्म के लोग 7 तत्वों में विश्वास रखता है कौन कौन से 7 तत्व हैं जिनमें विश्वास रखता है सबसे पहला आता है हमारे पास जीव अजीव आस्त्रव समरा निर्जरा बंध और मोक्ष इनमें विश्वास रखते हैं ये 7 तत्व हैं ना 7 तत्व जिनमें विश्वास रखते हैं तो एक बार पॉइंट डाल दीजिएगा जीव अजीव आस्त्रव समरा निर्जरा बंध और मोक्ष 7 तत्व ना 7 तत्व हैं कल सूत्र एक पुस्तक है जैन धर्म के बारे में बता दिया कल सूत्र ठीक है चलिए भाई यहाँ की चीजें आपको कोई परेशान नहीं कर रही होगी ना इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं देखिए आगे बढ़े आगे चीज लिखेंगे जैन धर्म के 3 रत्न जैन धर्म के 3 रत्न इन 3 रत्नों में जैन धर्म विश्वास रखता है एक है सम्यक ज्ञान ठीक है सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र
ये है तीन रत्न, इसके जैन धर्म के, यह जैन धर्म के तीन रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब है जब हमें ज्ञान का अभाव होता है तो हम दुख, पीड़ा, मोह, तृष्णा आदि में फंस जाते हैं, यानी हमें ज्ञान को अपनी तरफ फ्लो होने देना चाहिए। अगर ज्ञान हमारी तरफ फ्लो होगा तो हम इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। यह सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब है जो आपने ज्ञान को ग्रहण किया है ना, उसको अपने अंदर उतारो। ऐसा नहीं आप मेरा लेक्चर समझ रहे हैं, केवल देख रहे हो, उसे सुनने के बाद अपने दिमाग में नहीं उतार रहे हो। ठीक, तो आपको सबसे पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए कि हाँ इस लेक्चर से हमारा ये लाभ होने वाला है, हमारा यूपीएससी एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, सीक्यू एग्जाम है, या हमारा झारखंड पुलिस एग्जाम है, दिल्ली पुलिस एग्जाम, जो भी एग्जाम है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इससे हमारा क्या लाभ है। और हम फिर दूर हो सकते हैं इसे पढ़ने के बाद। दूसरा सम्यक दर्शन, यानी जो मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने दिमाग में बैठाइए। उसके बाद सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र मतलब जो आपने दिमाग में बैठाया है ना, उसे अपने व्यवहार में लाइए। व्यवहार में लाने का मतलब है जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी किसी दूसरे को देखकर, तो आप उसे अपने व्यवहार में लाइए। व्यवहार मतलब खुद भी चलाकर दिखाइए। ये व्यवहार का अपने शरीर पर दिखाना चीज को। तो आप समझे सम्यक ज्ञान का मतलब है ज्ञान को अपनी ओर फ्लो होने दें। सम्यक दर्शन उस ज्ञान को अच्छे से अपने अंदर घुसने दें, समझे। और सम्यक चरित्र मतलब अपने व्यवहार में लेकर आएं ना, व्यवहार में लेकर आएं। तो ये हमारे पास तीन रत्न जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के क्या थे? तीन रत्न थे। क्लियर है? इसे नोट डाउन करिए, इसे नोट डाउन करिए फटाफट से। ये कौन है जो बिल्कुल मैं नोट करो, तुरंत ही नोट है। मोहिनी गीता, लड़के कहां गए? चलिए, आस्था मतलब होता है अपने आप को बिल्कुल खुला छोड़ देना, ना खुला छोड़ देना। जो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखें। चलिए आगे की बात करें, आगे की बात करेंगे आप, लेकिन मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी की पांच शिक्षाएं, जो कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का मिश्रण है। पार्श्वनाथ चार दी, पांचवीं महावीर स्वामी जोड़ी थी। तो उन शिक्षाओं के नाम लिखिए, उससे क्वेश्चन बनता है, उसका सुनिएगा। महावीर स्वामी की पांच शिक्षाएं कौन कौन सी थी? मेरे लिखने से पहले लिख दो, फिर मैं आपको बताऊंगा पांच शिक्षाएं कौन कौन सी थी। एक थी हमारे पास सत्य, अहिंसा, अहिंसा, आस्तिक, सत्य, अहिंसा, अस्तित्व, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और कौन सी ब्रह्मचर्य? क्या यही थी पांच शिक्षाएं? आपकी बिल्कुल यही थी पांच शिक्षाएं। आपने दो भागों में बांटी है। पहला भाग ये रहा, हम इन चार को लेते हैं और एक से लेते हैं, है ना? इसको लेते हैं। आपने ये किसके द्वारा दी गई थी? ये वाली आपने ये दी थी पार्श्वनाथ के द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। और पांचवीं किसके द्वारा दी गई थी? ये देखो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इनके द्वारा दी गई थी। मुझे सिंपल सी चीज बताइए, ये रही आपके पास पांच शिक्षाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये कहूं एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकी। इनके क्या अर्थ है? भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकी। चलिए इनके अर्थ समझिएगा। भिक्षु, भिक्षुणी, भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकी, और श्रावकी। इनके क्या अर्थ है? एक बार मुझे इनके अर्थ बता दीजिए, तो हमारी देखिए। हाँ ठीक, तो चलिए भिक्षु, भिक्षुणी और भिक्षु की बात करें। ऐसे ऐसे पुरुष जो इन पांच शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, पांचों का पालन करते थे, वो जैन धर्म में भिक्षु कहलाते थे। भिक्षु मतलब जो इन पांच शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, इनका आचरण करते थे, वो महिलाएं भिक्षुणी कहलाती थी। श्रावक यानी जो इन चार शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, इनका पालन करते थे, वो श्रावक मेल कहलाते थे, मेल वाले श्रावक। वही फीमेल को बात है जो इन चार शिक्षाओं में विश्वास रखती थी और चार शिक्षाओं का पालन करती थी, वो श्रावकी कहलाती थी। अच्छा, जो श्रावक और श्रावकी होते थे, वो वास्तव में जैन धर्म के वो अनुयायी होते थे, जो कि घर में रहकर जैन धर्म को चाहते थे। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन तो घर में नहीं हो सकता ना, ब्रह्मचर्य का जो पालन जैसे पति पत्नी हो गए ना, जितने भी हमारे मम्मी पापा हैं, बुआ है, मौसी है, चाची है, चाचा है, तो इन्होंने शादी की है ना, ब्रह्मचर्य को ये चलने का होगा, सीधी सी बात है। तो ये ब्रह्मचर्य जो अपने परिवार को चला रहे हो और जैन धर्म का पालन कर रहे हो, वो कहलाते हैं श्रावक और श्रावकी, मेल श्रावक, फीमेल श्रावकी। जबकि जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, इन पांच शिक्षाओं का पालन कर रहे हो, मेल भिक्षु और फीमेल भिक्षुणी कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक बार लिखिए चीज को, जो जो पुरुष एक से पांच शिक्षाओं का पालन करते थे, पालन करते थे, वो थे हमारे पास कौन? वो थे हमारे पास भिक्षु। जो महिलाएं एक से पांच शिक्षाओं का पालन करती थी, पालन करती थी, भिक्षुणी। ठीक है, इसके अलावा वो एक मिनट, आगे क्यों बढ़े? आपने वो पुरुष पुरुष जो एक से चार शिक्षाओं का पालन करते थे, का पालन करते थे, वो कहलाते थे श्रावक। आपने वो महिलाएं जो जो एक से चार शिक्षाओं का पालन करती थी, का पालन करती थी। यहाँ तक चीजें हम समझ सकते हैं, यहाँ तक चीजें हम कोई भी डाउट नहीं है। आप एक और चीज याद रखेंगे, सत्य है, सत्य बोलना, अहिंसा नहीं हिंसा करना, अस्त्य नहीं हमें चोरी करना, अपरिग्रह मतलब नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक से चार शिक्षा दी गई पार्श्वनाथ द्वारा, पांचवीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जो हमें समझ द्वारा, वर्ड आते भिक्षु और भिक्षुणी, जो मेल पांचों शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, उनका पालन करते थे, भिक्षु कहलाते थे। और जो महिलाएं पांचों शिक्षाओं में विश्वास रखती थी, उनका पालन करते थे, वो भिक्षुणी कहलाती थी। जबकि जो घर में रहकर जैन धर्म को मेल चलाते थे, मेल पालन करते थे, वो श्रावक और फीमेल को श्रावकी कहा गया है। क्या कहा गया? श्रावकी कहा गया है। नोट करिए, फटाफट आगे की चीजें बोलेगा, डिस्कशन करेंगे हम सब। ठीक है, सलमान खान ने देखा कोई कोई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा जैन सम्मेलन, जैन सम्मेलन, हेडिंग डालिए प्रथम जैन सम्मेलन, प्रथम जैन सम्मेलन, प्रथम जैन सम्मेलन। चलिए, अगर हम बात करें प्रथम जैन सम्मेलन को लेकर, तो प्रथम जैन सम्मेलन होता है 300 BC में, स्थान पाटलिपुत्र और राजा चंद्रगुप्त है। बात ये नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज टेस्ट में 300 नंबर लिया था, 300 नंबर का पेपर लिया, क्या कर दिया मतलब पेपर चोरी कर दिया, बेच हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन सम्मेलन देखिए, ये लिखिएगा, ये कौन सी थी? ये स्थान लिखिएगा और राजा कौन थे? और राजा। अब इस चीज को समझिएगा, आखिरकार जैन सम्मेलन हुआ कैसे था? ये था 320 में प्रथम सम्मेलन हुआ था। स्थान था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र स्थान था, और राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? था मौर्य। सबसे पहली चीज समझिएगा, देखिए हुआ क्या था? हुआ था ये कि 312 BC में मगध पर एक भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? भयंकर अकाल पड़ा मगध पर। उससे क्या हुआ? उससे हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और उस समय पर मगध पर जो जैन धर्म को चला रहे थे, उनका नाम था भद्रबाहु, जिसे समृद्धि विजय भी कहते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों चले गए श्रवण बेलगोल, कर्नाटक। अब 12 वर्षों के बाद जब अकाल खत्म हुआ, तो उसी समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन नदी से प्राण त्याग दिए थे श्रवण बेलगोल में। ये वापस लौट के आए कौन? स्थूलभद्र, सॉरी भद्रबाहु वापस लौट के आए। जब भद्रबाहु वापस लौट के आए मगध पर, तो उस समय पर जो लोग मगध में रह रहे थे, उन्होंने अपने गुरु बना लिए थे स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र बना लिए थे। अब दोनों के बीच में मतभेद हुए कि भैया जैन धर्म चलाएंगे, जैन धर्म चलाएंगे। तो इसी को सुझाने के लिए जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे, श्वेतांबर वो लोग थे जो मगध पर रह रहे थे अकाल के समय, यानी स्थूलभद्र के अनुयायी। और दिगंबर कौन थे? दिगंबर वो लोग थे जो कि इसको मानते थे, भद्रबाहु को मानते थे। वही भद्रबाहु जो अकाल के समय पर श्रवण बेलगोल चले गए थे। दिगंबर का मतलब होता है दिशाओं को अपना मानने वाले, यानी नंद में रहने वाले। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो नंद में रहने वाले जो जैन धर्म के अनुयायी थे, इसके वास्तव में अनुयायी थे, इसको मानते थे नंद, वो था भद्रबाहु। वहीं जो सफेद कपड़े धारण करते हैं जैन धर्म में, उसको नंद मानते हैं, स्थूलभद्र। कौन है स्थूलभद्र? ठीक है, ठीक। एक बात समझिएगा, आप इस पॉइंट को लिखिएगा। 312 BC में मगध पर अकाल पड़ा, जिसके आपने अकाल पड़ा। और इस समय जैन धर्म की बागडोर भद्रबाहु के हाथ में थी, भद्रबाहु के हाथ में थी। भद्रबाहु और वह चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के समय श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, बेलगोला चले जाते हैं।
और मगध में जैन धर्म की बागडोर, जैन धर्म की बागडोर, जैन धर्म की बागडोर स्थूल भद्र के हाथों में आ जाती है, स्थूल भद्र के हाथों में आ जाती है। 300 BC में जब अकाल खत्म होता है, अकाल खत्म होता है तो भद्र बाहु वापस मगध आते हैं, वापस मगध आते हैं। तब जैन धर्म को लेकर स्थूल भद्र और स्थूल भद्र व भद्र बाहु में मतभेद हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। और जैन धर्म हो जाते हैं और इसी के समाधान के लिए प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसी के लिए सुझाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये कहानी को आपको चीजें याद रखनी थी, तो सिंपल आपको ये दिक्कत नहीं थी। अकाल पड़ा तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य चले गए श्रवण और इसी समय मगध पर जो जैन धर्म आ गए, स्थूल भद्र जब अकाल खत्म हुआ 300 BC में, तो जब भद्रबाहु आए स्थूल भद्र और भद्रबाहु में मतभेद हुआ और ये सुझाने के लिए प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि मगध पर कितने वर्षों का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मगध पर कितने वर्षों का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। हाँ बहुत 12 वर्षों है ना, 312 BC में अकाल पड़ा और 300 BC में अकाल खत्म हो गया, 12 वर्षों का अकाल पड़ा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने वर्षों का अकाल पड़ा था, वो 12 वर्षों का अकाल। सिंपल था। अच्छा मुझे बताइए, जब अकाल पड़ा तो जैन धर्म कितने भागों में बट गया, आपके दो भागों में बट गया। आप देखिए इसी सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। कौन कौन से दो भाग बने, कौन कौन से दो भाग बने जगह है। चलिए दो भागों को देखते हैं, कौन कौन से दो भाग थे। जैन धर्म दो भागों में बटा, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। अगर बात करें दिगंबर को लेकर, वो व्यक्ति जो वे सभी व्यक्ति जो भद्रबाहु की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे तथा नग्न रहते थे, वे सभी दिगंबर कहलाए। ठीक है। अच्छा ये कौन थे इसके बारे में बताएंगे। तो ये थे आपके, ये कौन से लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने स्थूल भद्र को अपना गुरु माना, स्थूल भद्र की शिक्षाओं में विश्वास रखा। आप देखेंगे वे सभी व्यक्ति जिन्होंने स्थूल भद्र की शिक्षाओं में विश्वास रखा और श्वेत वस्त्र धारण किए, वे सभी श्वेतांबर कहलाए। चलिए इसके अलावा एक पॉइंट बनता है श्वेतांबर और दिगंबर ने किसने इन दोनों में से जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, तो वो व्यक्ति श्वेतांबर लोगों ने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। और यही श्वेतांबर लोग थे जिन्होंने सबसे पहले महावीर स्वामी की मूर्ति प्रतिमा की पूजा शुरू की। मूर्ति पूजा की शुरुआत महावीर स्वामी की जैन धर्म के लोगों ने शुरू की। श्वेतांबर ठीक है, एक पॉइंट बना लेंगे इसको भी। श्वेतांबर ने ही जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया और सबसे पहले महावीर स्वामी की प्रतिमा को पूजा। तो ये सभी कौन कहलाए श्वेतांबर। ठीक है, ये कौन कहलाए श्वेतांबर। तो जैन धर्म दो भागों में बटा, जैन सम्मेलन में श्वेतांबर और दिगंबर उस व्यक्ति के दिशाओं को अपना मानते थे, दिशाओं को अपना मानते थे, उसमें नग्न रहते थे, यानी वो किसी शिक्षा में विश्वास करते थे, वो थे भद्रबाहु। श्वेतांबर उस व्यक्ति जो स्थूल भद्र की शिक्षा में विश्वास करते थे, सफेद कपड़े धारण करते थे और उन्होंने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया और सबसे पहले महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा की। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट करिए, उसके बाद आगे की चीजों पर बात करेंगे। चलिए आगे की चीजों को बड़ी दिक्कत है। नोट बताना चाहिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई आगे क्यों बढ़ते हैं। उम्मीद है मेरे साथ बोलने के साथ आप कर सकते हैं, दिमाग में इमेज भी क्लियर होगी, तीन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जैन धर्म में शुभ चिन्ह 8 शुभ चिन्ह माने गए हैं। जैन धर्म में 8 शुभ चिन्ह माने गए हैं। तो शुभ चिन्ह के बारे में देखिए। आप देखिए जैन धर्म में 8 शुभ चिन्ह माने गए हैं। यानी कहीं ना कहीं इन शुभ चिन्हों का यूज किसी होता है। जैसे मैं बात करूं कौन कौन से शुभ चिन्ह हैं। सबसे पहले आता है स्वास्तिक। कौन सा स्वास्तिक आता है, स्वास्तिक। इसके अलावा आता है सीसा, इसके बाद आता है कलश, इसके बाद लकड़ी की गड्डी। ठीक है, दो मीन मछली, फूल माला और लास्ट हमारे पास हस्तलिखित ग्रंथ। ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी 8 शुभ चिन्ह थे। देखिए काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 होगा ना। दो मीन मछली, दो काउंट होंगे 7 और 8 ये थे शुभ चिन्ह जैन धर्म में 8। ठीक है, जैन धर्म में 8 शुभ चिन्ह थे। स्वास्तिक, सीसा, कलश, लकड़ी की गड्डी, दो मीन मछली, एक हस्तलिखित ग्रंथ और फूल माला। ये 8 हमारे शुभ चिन्ह थे। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है। ओहो चलिए सुन एक हम से किसी चीज को सेकंड जैन सम्मेलन। चलिए देखिए ना, फिर बात करेंगे लास्ट में। ये हेडिंग डालेंगे सेकंड जैन सम्मेलन। गलती से चुके सेकंड जैन सम्मेलन सिंपल कुछ नहीं। इसमें कुछ नहीं, केवल आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक ईयर है, एक ईयर हुआ, एक स्थान हुआ और एक समय पर अध्यक्ष होंगे। देखिए सबसे पहले बात ईयर था 512 या फिर 513 AD का ईयर था। ठीक है, इसके अलावा स्थान कौन सा था, वल्लभी गुजरात, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और इस समय पर व्यक्ति कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, देवादी क्षमा जो थे, इस समय पर व्यक्ति थे अध्यक्ष थे। देवादी क्षमा जो है इस समय अध्यक्ष थे। अगर मैं इसी को बात करूं, इसको लेकर महावीर स्वामी के लास्ट पॉइंट क्या बनता है, वो ये महावीर स्वामी की डेथ हुई थी, पापा हुई थी 72 वर्षों के बाद। तो जन्म 540 में हुआ, 72 में करेंगे, इसका मतलब 468 BC में महावीर स्वामी की डेथ हुई थी, पापा हुई थी। वर्तमान में बिहार में पड़ता है, तो इसको लेकर आप करेंगे। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, महावीर स्वामी की डेथ बनता है, बस लास्ट। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में यानी 468 BC में पावापुरी जो वर्तमान में बिहार का भाग है, बिहार में हुई थी। एक पॉइंट लिखिएगा, जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिखेंगे, जैन धर्म में उपदेश ग्रंथ अर्धमागधी लिपि व पाली भाषा में
पाली भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ है ना, जैन धर्म के ग्रंथ है। ठीक, तो एक बार इस चीज को समझिए, मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो सेकंड जैन संविधान था वो 512 या फिर 513 एडी में हुआ है ना। अच्छा, स्थान का वल्लभी प्रसाद और अध्यक्ष देवाड़ी मुसलमान। अगर बात करें महावीर स्वामी की डेथ को लेकर, तो महावीर स्वामी की जो डेथ है 468 BC में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में हुई थी। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है और जैन धर्म में जो उपदेश या ग्रंथ है, अगर बात करें उपदेश शास्त्र में दिए गए हैं पाली भाषा में, और जो ग्रंथों को लिपि में लिखे गए हैं वो है अर्धमांती लिपि, अर्धमांती लिपि। ठीक, अर्धमांती लिपि है। तो इसको लेकर आपको अगर कोई डाउट बचा हो तो मुझे बताएंगे, वरना हमारे यहाँ पर जैन धर्म होता है कंप्लीट। हर तरीके से हर यूज से जैन धर्म को लेकर इससे अवॉइड नहीं करते, ठीक है। प्राकृत भाषा में अर्धमांती लिपि, हाँ सॉरी सही बताया, वो मिस्टेक हुआ। अर्धमांती लिपि और प्राकृत भाषा में करेक्ट करेंगे, प्राकृत भाषा पाली भाषा में जो है वो जितने भी हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में, जबकि प्राकृत भाषा में सारी जैन धर्म। हाँ ठीक है, करेक्ट हो गया, वो मिस्टेक लिखे हैं। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो किसमें है, अर्धमांती लिपि और प्राकृत भाषा में। आपको ये चीज याद रखनी है, जितने भी हमारे जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ अधिकतर क्योंकि प्रक्रिया जैन धर्म दो भाग में, इसमें हीनयान और महायान, महायान के लोग संस्कृत भाषा को मानते थे, लेकिन उससे पहले जितने भी ग्रंथ थे वो सारी पाली भाषा में थे। तो अगर जैन धर्म को लेकर भाषा के बारे में पूछे तो पाली भाषा, और ही बौद्ध सॉरी बौद्ध धर्म को लेकर पाली भाषा और जैन धर्म को लेकर प्राकृत भाषा होगी। ठीक है, प्राकृत भाषा होगी। तो यहाँ की चीजें हमारी जैन धर्म को लेकर कंप्लीट होती है, तो आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कंप्लीट हुए। ठीक, तो मुझे बताएंगे जो हमने आज भी पढ़ा है उसको लेकर आपको स्टेट सोशल मुझे फटाफट बताएंगे, वरना आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आज की बात करें तो आज में ये सारी चीजें को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया बड़े कंसेप्ट के साथ, और यहाँ मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका पाषाण संस्कृति हो चुका है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हो चुका है, इसके अलावा आपका वैदिक हो चुका है, महाजागत हो चुका है, जैन धर्म हो चुका है, बौद्ध धर्म हो चुका है, आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल से मोया को लेकर बात करेंगे, सुबह 8 से 9 बजे क्लास में। ठीक है, चलिए चलिए जी, मोया आपका चेस्ट है और अभिषेक भाई आपका बहुत अच्छा स्कोर है, अगर आप सबसे बहुत अच्छा स्कोर है, सब अच्छा जाएगा। ठीक, सब 5 ईयर नहीं करेंगे, मैंने वो करा दी 13 कभी 13 जनवरी की क्लास है, 3 घंटे की वर्चुअल वो करा दी। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, एक बार देखना लिखा है वो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में रुकेंगे और सुबह मिलते हैं आपसे, जिसमें हम मोया कैलकुलेट करेंगे और कल मोया को 2 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सुबह और शाम में। ठीक है, ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा मिलेगा आपको रिवीजन कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, थोड़ी को खत्म करिए। ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, जय हिंद। चलिए भैया आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन लोग धर्म के साथ घराने को मारकर 323 BC में मोया की इसका समय काल 323 BC से 298 BC तक, 298 BC में सलेख नदी जैन के बीच सलेख नदी में हम बिना खाए पिए प्राण त्याग देते हैं, उसमें से श्रवण के प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका युद्ध 305 BC में सलेख नदी के साथ सलेख नदी हार जाता है, सलेख नदी का पुत्री कामिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ देता है और दहेज के चार चक्र देता है, काबुल कंधार बलूचिस्तान और हैरान हैरान वर्तमान में हैरान नाम से हैरान चार चक्र देता है। इसी बात को अंतरराष्ट्रीय विवाह में जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय विवाह जाता है कामिया और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। साथ साथ कामिया का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अपने एक दूसरे का देश का नाम मेरसनीच, और मेरसनीच एक उसका इंडिकेशन करता है। ठीक, सबसे पहले चीज को लेकर बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले करेंगे मोया मोया, थोड़ा सा मोया के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य से बात करेंगे। मोया लिखना शुरू करेंगे। चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से नंदवंश के राजा, नंदवंश के राजा घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव रखता है, वंश की नींव 323 BC में रखता है। अगर आपसे ये पूछे कि मौर्य वंश का पूरा कितना समय काल था, अगर मौर्य वंश का समय काल है तो मौर्य वंश का समय काल जो है वो 323 BC से रहा और घात रहा 185 BC तक, 185 BC तक समय काल है। तो थोड़ा सा इससे शुरुआत करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसके समय काल को लेकर बात करें, इसका समय काल 323 BC से 298 BC तक इसका समय काल है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका समय काल यहाँ पे जान लेगा सलेख नदी से जो कि जैन धर्म की है। अगर इसके बारे में जानना शुरू करें आप लिखेंगे, इसीलिए 330 BC में मौर्य वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की नींव रखी थी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आप लिखेंगे इसी नींव रखी थी। इसके अलावा इसका 305 BC में सेल्यूकस निकेटर के साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है, के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और अपनी पुत्री का विवाह, और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। और दहेज में 4 क्षेत्र देता है, 4 क्षेत्र देता है। कौन कौन से 4 क्षेत्र थे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना ये 4 क्षेत्र थे, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र देता है कौन, वो था सेल्यूकस निकेटर। किसको देता है, वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य देता है। और इसी विभाग को कहा जाता है भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विभाग, इसी विभाग को कहा जाता है भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विभाग। साथ ही साथ बात करें, ऐसा नहीं है कि सेल्यूकस निकेटर केवल चंद्रगुप्त मौर्य देता है, चंद्रगुप्त मौर्य 500 सेल्यूकस निकेटर देता है और यही सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत को भेजता है अपनी कामिया के साथ, जिसका नाम था मेरसनीच, मेरसनीच उसका नाम है इंडिका। वही इंडिका जिसमें पाठ्यपुस्तक को पूरी को लगाया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस पुस्तक में पाठ्यपुस्तक को पूरी को लगाया है, आप आंसर को मेरसनीच इंडिका। साथ ही साथ मेरसनीच इंडिका ये भी बोला है भारत में कोई विकास नहीं है ना, कोई भिखारी नहीं है, भारत का आकार चौकोर है ना, चौकोर आकार है भारत का, और पाठ्यपुस्तक जो पूरी होता है। ये सारी चीजें मेरसनीच इंडिका में है ना, मेरसनीच इंडिका में एक पॉइंट रखने के लिए इसी विभाग को भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विभाग, राष्ट्रीय विभाग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो एक बार चीज को लिखेंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आप एक पॉइंट यहीं पर लिखेंगे, अगले पेज पर थोड़ा सा हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज लिखेंगे, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेरसनीच को भेजा था और इसी ने इंडिका पुस्तक की रचना की है। इसमें वो था मेरसनीच था। इसका एक पॉइंट और लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मदद पर 312 BC में मगध में भयंकर अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में 298 BC में सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते। चलिए, ये हमारे पास डिस्कशन चंद्रगुप्त मौर्य का एक पॉइंट और लिखेंगे, एक पॉइंट क्या बनता है आप लिखेंगे, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को पुली प्रथा बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हम इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या था। हमने एक बार मौर्य काल की जो है, मौर्य काल में 323 BC से लेकर और 185 BC तक का पूरा समय काल मौर्य काल था। अच्छा, 323 BC में नींव किसने रखी, पॉइंट को नोट करते हुए चलिए, नींव किसने रखी, आप लिखेंगे नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अच्छा, इस राजवंश को खत्म करके नंदवंश को खत्म करके नंदवंश के इस राजा को खत्म करके महारानी को खत्म करके, ठीक है। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य समय काल 330 बीसी से 298 बीसी लगभग 25 साल का समय काल। इसलिए 330 बीसी में निकली थी इसकी अपनी वो था मौर्य वंश, इसकी निकली साथ 305 बीसी में इसका युवा इसके साथ सेल्यूकस निकली के साथ इसमें हाथ इसमें सेल्यूकस निकली हुई और सेल्यूकस निकली इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह जिसका नाम था कालिया, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य चार क्षेत्र दिए काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के रूप में इसी विवाह को प्रथम राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकली नहीं राजपूत का नाम था मेरसनीज और आपसे पूछता है इंडिका किसकी पुस्तक है तो उसका इंडिका है मेरसनीज की पुस्तक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। इसके अलावा इसी इंडिका में पाटलिपुत्र को पूरी बोला गया है। आपसे चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई तो 312 बीसी में अकाल मृत्यु जब अकाल मृत्यु सामने चले यहीं पर दिए सलेखन नदी, इस सलेखन नदी से प्राण त्याग देते हैं 298 बीसी 298 बीसी में प्राण त्याग देते हैं। अच्छा, सलेखन नदी किसकी भी है? जनधन की भी है। तो मुझे एक वर्ड आंसर दिएगा कि ये बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? इस धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य से आगे बढ़ेंगे और इसे नोट करेंगे नोट करेंगे। बहुत बढ़िया, इसके जैन धर्म को मानने वाले थे जिन्होंने अपने प्राण की जन धर्म की विधि से आगे तो सीधी सी बात है, किस धर्म को मानते हैं? जैन धर्म को मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत धर्म वाले थोड़ा सा अपने आप पे शर्म करो, हल्की सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए आपको, हल्की सी शर्म। चलिए, अरे आपको ये पता होना चाहिए प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो सीधी सी बात किस धर्म को मानने वाले होंगे? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। ये वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, अब इसका बेटा जो शासक बनेगा जिसका नाम है जिसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार हेडिंग डालिए बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें, अगर बात करें बिंदुसार की तो इसकी माता का नाम था और पिता का नाम था पिता, तो इसकी माता का नाम था धुरधरा, धुरधरा इसकी माता का नाम था धुरधरा और पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता का नाम था। सिंपल कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम बात करें मौर्य काल की बिंदुसार की तो बिंदुसार की माता का नाम था धुरधरा, पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसी को सिजेलियन शासक कहा जाता है, भारत का सिजेलियन शासक। एक बार ये यूनानी एक राजा जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम से तीन चीज मानता है, विदेशी मीठी शराब, इसके अलावा सूखे अंजीर और एक दास, एक दास मतलब दार्शनिक दार्शनिक मानता है। तो ये मीठी शराब जो हमारा एंटियोकस प्रथम मीठी शराब भेज देता है, सूखे अंजीर सूखे मेवे भेज देता है, लेकिन दार्शनिक जो है इसका हमारे दार्शनिक खरीद बिक्री होती है। तो इसी को लेते हुए एक व्यक्ति को भेजता है राजदूत बनाकर जिसका नाम था डाइमिकस। तो डाइमिकस किसके द्वारा भेजा गया? एंटियोकस प्रथम के द्वारा भेजा गया। कहां से आया था? यूनान से आया था। इसके समय काल में आया था, बिंदुसार के समय काल में आया था। और इसी बिंदुसार के समय काल में एक और व्यक्ति आया था मिस्र का एक राजा टॉलेमी सेकंड, और टॉलेमी सेकंड ने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के जिसका नाम था डाइनोसियस, डाइमिकस और डाइनोसियस। डाइमिकस जो यूनान से आया था, एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। मिस्र का राजा था टॉलेमी सेकंड, उसने भेजा डाइनोसियस। तो डाइमिकस और डाइनोसियस व्यक्ति जो है इसके समय काल में बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था। इसके अलावा बिंदुसार को डिस्कस करेंगे तो इसी के समय चाणक्य की डेथ हो जाती है। बिंदुसार के समय पर इसका प्रथम चाणक्य के बाद जो बनता है वो था वही राजा जो आगे चलकर अशोक का भी प्रथम बनेगा। इसका अशोक का प्रथम बनेगा, ठीक है, अशोक का प्रथम बनेगा, ठीक है। चलिए पहले चीज को लिखिए, समय काल इसका रहा, समय काल लिख लीजिएगा 298 से 298 बीसी से 231 बीसी तक इसका समय काल। लेकिन इसे भारत का प्रथम सिजेलियन शासक कहा जाता है। इसे भारत का प्रथम सिजेलियन शासक कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे एक बार बिंदुसार यूनानी राजा एंटियोकस प्रथम से तीन चीजें मांगता है। कौन कौन सी तीन चीजें थी? सबसे पहली थी हमारे पास विदेशी मीठी शराब, विदेशी मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक, ठीक है। ये दोनों चीज थी हमारे पास। कौन कौन सी? चाहे वो विदेशी मीठी शराब हो चाहे वो हमारे पास सूखे मेवे हो, लेकिन दार्शनिक एंटियोकस प्रथम होने का देता है, ठीक है। हमारा देता है, आप देखेंगे एंटियोकस प्रथम दार्शनिक देने से मना कर देता है, लेकिन अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट बना लिखेंगे, बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजा टॉलेमी सेकंड अपना राजदूत डायनोसियस को भेजता है, ठीक है। आप एक पॉइंट लिखेंगे, इसी के समय ऊपर लिखेंगे, इसी के समय चाणक्य की डेथ हो जाती है, चाणक्य की मृत्यु हो जाती है और अगला प्रधानमंत्री राधागुप्त बनता है, जो अशोक का भी प्रधानमंत्री रहा, ठीक है। जैसे आज के समय हम लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, ठीक है, जो हम लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, जैसे हमारे पास राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वैसे ही इसकी एक सभा चलती थी लगभग 500 लोगों की, और उसका जो लीडर था वो था खल्लाट। तो आपसे पूछा है 500 लोगों की सभा जो है किस राजा के समय देखने को मिलती है? वो भी बिंदुसार, और उसका जो अध्यक्ष था वो था खल्लाट। एक पॉइंट बना लिखेंगे नोट में बना लिखेंगे, बिंदुसार के समय ही 500 लोगों की सभा देखने को मिलती है, जिसका प्रमुख खल्लाट होता था, ठीक है। ये सारे पॉइंट बनते हैं बिंदुसार को लेकर, ठीक। तो एक चीज समझिएगा जो मैंने आपको बताया था बिंदुसार का समय काल, डेथ हुई चंद्रगुप्त मौर्य की 298 में और 298 से लेकर 271 बिंदुसार का समय काल। इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम था धुरधरा। आप कहेंगे इसकी माता का नाम जो है वो कार्निलिया क्यों नहीं है? तो एक पत्नी नहीं होती थी, एक पत्नी होती थी, तो बिंदुसार जो है वो धुरधरा से था, ठीक है। इसके अलावा इसे भारत का प्रथम सिजेलियन शासक कहा जाता है। तो दो तीन जगह भारत का प्रथम सिजेलियन शासक कौन था? वो था बिंदुसार एक बार यूनानी राजा के सामने अपनी बात रखता है कि मुझे तीन चीजें चाहिए, विदेशी मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक। जो यूनानी राजा जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम कहता है हमारे यहाँ दार्शनिक खरीद बिक्री नहीं होती है, लेकिन वो अपना राजदूत बना देता है बिंदुसार के दरबार में जिसका नाम था डाइमिकस। तो डाइमिकस किस समय काल करता है? बिंदुसार। इसके अलावा मिस्र का एक राजा जिसका नाम था टॉलेमी सेकंड अपना राजदूत भेजता है, इसके वो व्यक्ति था बिंदुसार जिसका नाम था डाइनोसियस। तो डाइनोसियस और डाइमिकस किस समय बिंदुसार के समय भारत आए। इसके अलावा बिंदुसार को इसमें चाणक्य की डेथ हो जाती है और चाणक्य के बाद जो अगला प्रधानमंत्री बनते हैं वही राजदूत जो कि आगे चलकर अशोक के प्रधानमंत्री साथ उन्होंने राजदूत मिलकर और अशोक मिलकर अपने नौ लोगों को मारकर बैठा। इसी राजदूत, ठीक है। इसके अलावा बिंदुसार के समय 500 लोगों की सभा देखने को मिलती है, जिसका मुख्य खल्लाट होता है। जैसे आज के समय पर लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा सभा की उसी तरीके से उसका खल्लाट होता है, ठीक है। तो एक बार से बताओ करेंगे ये संस्था बिंदुसार को लेकर। आगे क्यों बढ़ते हैं? उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे की चीजें आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं।
उसके बाद व्यक्ति आता है जिसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। आप अशोक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे चलिए भाई। अशोक हेडिंग डालेंगे अशोक। सबसे पहला अशोक को लेकर बात करें ना, अशोक को लेकर बात करें। अशोक को लेकर बात करें तो अशोक जो है इसके पिता का नाम बिंदुसार कुमार था। इसका समय काल 233 से लेकर और 232 से लेकर इसका समय काल है 233 में गद्दी पर नहीं बैठा। एक व्यक्ति जिसका नाम राजदूत, जिसका प्रधानमंत्री था अशोक राजदूत मिलकर पहले 99 भाइयों की हत्या करते हैं, समाप्त करते हैं, तब 233 में गद्दी पर बैठा है। तो राजा बन गया 233 में, शासन चलाना शुरू कर दिया, लेकिन भाइयों की हत्या करने में 99 भाइयों की हत्या करते हुए गद्दी पर बैठा 233 में। और 233 में गद्दी पर बैठने के बाद ही इसका 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध होता है 231 में। और कलिंग युद्ध के समय ही अपने सब कुछ त्याग देता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है, युद्ध नीति को त्याग देता है। इसी के समय तोशी अशोक का नाम कलिंग युद्ध का आसना, तोशी कलिंग युद्ध की राजधानी अशोक कलिंग की दक्षिण राजधानी बनाता है। ठीक है, दक्षिण राजधानी बनाता है। इसके अलावा बात करें अशोक को लेकर तो अशोक की हमारे पास सर कुछ समझ में आया उसको पूछिए है। चलिए अगर हम बात करें इसके बारे में वर्णन में कहां से देखने को मिलता है, वो हमारे पास कलिंग में अभी लिखा है, हाथी फाफी उसमें जानकारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये देखने को मिलता है जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था उसमें राजा नंदराज था, और नंदराज था। एक समय लिखेंगे राजा बनाए आप लिखेंगे यह राजा, यह 243 में राजा बन जाता है, राजा बन जाता है, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठता है, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठता है, बैठता है। ठीक है, अच्छा इसको लेकर बात करें, इसको लेकर आप देखिए इसी का प्रधानमंत्री राधा गुप्त था, राधा गुप्त था इसी का प्रधानमंत्री। इसके अलावा अशोक और राधा गुप्त, अशोक है राधा गुप्त मिलकर इसके 99 भाइयों की हत्या करके, इसके 99 भाइयों की हत्या करके 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है, गद्दी पर बैठा है। कब 269 ईस्वी में बैठा है गद्दी पर, ठीक है, कब बैठा 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। इसके अलावा बात करें इसको लेकर आप लिखेंगे यह 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण करता है, कलिंग पर आक्रमण करता है। इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलती है, अभिलेख से देखने को मिलती है। आप लिखेंगे इस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था, नंदराज का शासन था जब अशोक ने आक्रमण किया। इसके अलावा इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक युद्ध नीति को त्याग देता है, युद्ध नीति को त्याग देता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है, और बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन अपना लेता है? अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन अशोक? ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है अशोक। अगर हम इसको लेकर बात करें अशोक को लेकर क्यों, तो अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है तो दो राजधानी बनाता है, तोशी और संपा। आपसे पूछता है तोशी और संपा राजधानी, इसके बारे में नहीं अशोक, तोशी से राजधानी थी और संपा दक्षिणी राजधानी थी। एक पॉइंट कलिंग युद्ध में ही, कलिंग युद्ध के समय ही अशोक दो राजधानी बनाता है, तोशी और संपा, तोशी व संपा। तोशी इसमें नॉर्थ की राजधानी थी, नॉर्थ और संपा जो साउथ की राजधानी, साउथ की राजधानी साउथ कलिंग थी। ठीक है, साउथ कलिंग की राजधानी थी। ठीक, इसके अलावा बात करें इसको लेकर अशोक को लेकर हम बात करें आगे। आप लिखेंगे कलिंग युद्ध के बारे में आगे क्यों लिखेंगे, आप लिखेंगे अशोक का बौद्ध धर्म के बारे में लिखिएगा अशोक के बारे में। बौद्ध धर्म के अलावा इसी ने अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसाया था। ऐसा वर्णन कलहड़ की रजत रंगली में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट लिखेंगे अशोक के बारे में, यहाँ पर जगह होगी, यहाँ पर लिखेंगे, कुछ जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे अशोक नहीं, यहाँ पर आगे लिखना अशोक नहीं, नेपाल में ललित नगर बसाया था। वो कौन था? अशोक। ये भी बसाया था। इसके अलावा बात करें अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, जब इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब एक पॉइंट बनाकर इसे लिखेंगे, नोट बनाकर यहाँ पर लिखेंगे नोट। अशोक ने गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए इसे मैं रिपीट करूंगा। ओके, शर्त आगे से ठीक। अच्छा, युद्ध 261 में बताया 261 में आ गया। एक चीज समझिएगा, अशोक जो था सबसे पहले समय कर दिया 273 से 231 का 273 में गद्दी लेकिन राजा नहीं बना, राजा का बना जब से प्रधानमंत्री राजा तो अशोक ने 99 को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद 269 में राजा बनता है। तो सबसे पहले अशोक गद्दी पर कब बैठा, वो ये था 269 में अशोक गद्दी पर बैठा। ठीक है, अच्छा अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा, तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष 269 में से 8 61 261 आया तो कलिंग युद्ध कब लड़ा, गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष जो है हमारा क्या लगा कलिंग युद्ध। आपसे पूछा कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी किसने दी है, वो खारवेल का हाथी फाफी। इसके अलावा पूछेगा जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया राजा कौन था, कौन था नंदराज था। आपसे कहेगा कि जब अशोक ने आक्रमण किया कलिंग पर कौन सी राजधानी बनाई, वो थी तोशी और संपा, जिसमें से तोशी नॉर्थ की राजधानी थी और संपा साउथ की राजधानी थी। आपसे कहेगा अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो आप रक्तपात देखते हुए कलिंग युद्ध में उसने युद्ध क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के साथ-साथ इसने गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो मुझे बताइए कि बौद्ध गया लुम्बिनी की यात्रा करने की ईयर क्या है। अशोक की माता का धम्मा का तन्वी नाम है, सुभद्रानी जगदगामी है ना, ये इनके और नाम है, लेकिन धम्मा का वास्तविक नाम था। नेपाल की बात करें तो नेपाल में ललित नगर बसाया था। इसके अलावा हम बात करें कलहड़ की रजत रंगनी है, और कलहड़ की रजत रंगनी में बताया गया है कि कश्मीर में झेलम नदी के तट पर अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। इसके अलावा अशोक ने नेपाल में ललित नगर बसाया था 269 से 269 देखिए 269 में गद्दी पर बैठा, इसके 10वें वर्ष है ना, 10वें वर्ष मतलब क्या है 259 इसकी यात्रा की बौद्ध गया थी। उसके 20वें वर्ष गद्दी पर बैठने यानी 249 में इसकी यात्रा की हुई, लुम्बिनी की यात्रा की हुई। ठीक है, अच्छा राजा का क्या है मुझे बताइए, राजा 271 में गया था लेकिन गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर बैठा 269 मुझे बताइए राजा बनने के कौन से वर्ष गद्दी पर बैठा था, राजा बनने के कौन से वर्ष गद्दी पर बैठा था, ये बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, सही है, सभी सही है। मुझे बताइए गद्दी पर ये राजा बनने के बाद गद्दी पर राजा मतलब क्या है, राजा मतलब है कि राजपाट हाथ में आ गया लेकिन गद्दी पर बैठकर शासन नहीं किया, पहले मानने काटने व्यवस्था था, तो बताइए गद्दी पर कितने वर्ष के बाद बैठा। इसके अलावा बताइए राजा बना 239 में
राजा बना गद्दी पर बैठा 2 घंटे 20 मिनट गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद 221 मिनट में किसने कलिंग कलिंग करा तो कलिंग कलिंग कौन सा वर्ष कलिंग कलिंग करा गद्दी पर बैठने के 5 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष या 8 वर्ष बहुत बढ़िया इसका आंसर होगा 4 वर्ष वो ईयर में जो है वो राजा बनने के बाद गद्दी पर बैठा ठीक है बिल्कुल सही है मुझे कलिंग मतलब गद्दी पर बैठने के कौन से वर्ष लगा कौन सा वर्ष ठीक है चलिए हर चीज को नोट डाउन करके आगे बढ़ते हैं आगे चीजों की बात करते हैं अब बात करेंगे अशोक और बौद्ध अशोक और बौद्ध ठीक है सही है हेडिंग अशोक और बौद्ध आप लिखेंगे अशोक ने 2 पॉइंट बनते हैं अशोक ने किससे बौद्ध धर्म को बनाया अशोक ने किससे बौद्ध धर्म को बनाया इसलिए 2 पॉइंट बनते हैं पहला कंसेप्ट इसमें मिलता है सबसे पहले एक पुस्तक है जिसका नाम है दीप वंश और महावंश पुस्तक है दीप वंश और महावंश दो पुस्तक है ठीक है एक पुस्तक जिसका नाम है दिव्य पुस्तक का नाम हमारे पास दिव्य वदान ये पुस्तक है अगर हम बात करें सबसे पहले दीप वंश और महावंश को लेकर बात करें ठीक है तो इसके अनुसार ये जानकारी मिलती है कि अशोक जो बौद्ध धर्म है वो निर्विरोध बालक था उसके संपर्क में आने से बौद्ध बन गया और कंप्लीटली जो है वो मूवी पुस्तक से आने से बना है मूवी पुस्तक से संपर्क में आने से बना है तो पहला पॉइंट किस पुस्तक के आधार पर मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म जो निर्विरोध की सहायता से बनाया निर्विरोध एक बच्चा था उसके संपर्क में आने से बनाया वो पुस्तक है दीप वंश और महावंश जबकि दिव्य वदान जो है ये कहती है कि अशोक ने सहायता से बनाया था है ना बुक की सहायता से बनाया था इन दोनों को लिखा आप देखिए इन पुस्तकों के आधार पर अशोक ने बौद्ध धर्म निर्विरोध की सहायता से अपनाया था ठीक है आप इस पुस्तक के आधार पर अशोक ने बौद्ध धर्म निर्विरोध की सहायता से उपभोग की सहायता से अपनाया ऐसा ही दोनों चीजों में देखने मिलता है 10 वर्ष लूप में 20 वर्ष में क्या की ठीक है देखा ये दोनों बहुत विशेष निर्विरोध एक लास्ट पॉइंट बनता है इसको लेकर राजा को लेकर आप लिखेंगे सबसे बाद में बनता है एक पॉइंट वो कौन सा है वो है 185 में नोट लिखिएगा नोट 185 में मौर्य काल के अंतिम राजा वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग की और शुंग वंश की और शुंग वंश की नींव रखी यहाँ पर हमारा मौर्य जो राजा वंश में वो खत्म होता है वृहद्रथ के समय इसका मतलब वृहद्रथ था वो अंतिम राजा था किसका मौर्य वंश का किसने हत्या की पुष्यमित्र शुंग की और किसने हत्या की शुंग वंश था ये सारे पॉइंट देखने मिलते हैं मौर्य काल देखने मिलते हैं अब बात करें मौर्य काल के प्रशासन अशोक के अभिलेख इन सब को लेकर बात करते हैं तो उसे हम कवर करेंगे शाम वाली क्लास में कवर करेंगे तो अभी जो बताइए कोई समस्या है मुझे बताइए अभी फिलहाल ठीक है तो हमारे पास जितने भी हमारे पास कंसेप्ट थे राजाओं को लेकर चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे वो बिंदुसार हो ठीक चाहे वो हमारे पास अशोक है इनको लेकर जो हमने पढ़ा वो आपके लिए होगा मौर्य प्रशासन पूरा इसमें आर्थिक सामाजिक इस सारी व्यवस्था को पढ़ेंगे इसके अलावा अशोक के अभिलेख हम शाम की क्लास में पढ़ेंगे ठीक है एक बार बताइए कोई समस्या है तो बताइए अभी क्लास को ठीक रखेंगे ठीक है और आगे डिस्कशन शुरू करेंगे ठीक उम्मीद है बहुत आपके लिए होगा 58 85 क्या है 85 के लिए 58 है एक दिन तो क्लास में ले रहे हो अभी क्लास नहीं ले रहा एक तो आपके मैसेज कॉल पे कॉल पहुंचा कि क्लास में ले रहे हो तो क्लास ले रहा हूं उसमें आपको दिक्कत है टाइम है मेरे पास सुबह टाइम खाली है इसी क्लास ले रहा हूं ठीक है और अभी हमारा पूरा आगे से क्वेश्चन बचा मॉडल का सामने क्लास में करेंगे जब पूरा मॉडल का टॉपिक होगा मॉडल का इसको मैं इसमें कोई नहीं होगा अब हम इसका क्वेश्चन शाम को पढ़ेंगे शाम को आएगा साथ साथ क्लास में मॉडल को कोशिश करेंगे हम कंप्लीट कर सकें प्रशासन और उसके लिए ठीक है शाम को धन्यवाद सभी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए एक क्वेश्चन वाली क्लास चलती रहेगी चल रही है आपकी उसमें करेंगे जल्दी अभी आपकी थोड़ी देर बाद वीडियो क्लास उसमें आना अशोक को पढ़िएगा अब हम बात करेंगे क्लास स्टार्ट करते हैं हां 15 मिनट आज क्लास लिख लेंगे 15 मिनट आपको लग होगा 15 मिनट क्लास अब सारी चीजें लिए मॉडल प्रशासन चलिए अगर मॉडल प्रशासन को बात करें सबसे पहले मॉडल प्रशासन हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में समझना शुरू करेंगे कहां से जानकारी मिलती है और क्या जानकारी मिलती है कहां से जानकारी मिलती है और क्या जानकारी मिलती है मॉडल प्रशासन के बारे में अगर मॉडल प्रशासन को बात करें मॉडल प्रशासन के बारे में जानकारी कॉपी लेके अर्थशास्त्र से मिलती है जैसे कॉपी लेके अर्थशास्त्र से अगर आपको अर्थशास्त्र किस विषय का लिखी पुस्तक है वो प्रशासन पर इस प्रशासन के लिए पुस्तक है अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि हमारे वो इकोनॉमी के लिए पुस्तक नहीं वो प्रशासन के लिए पुस्तक है आप लेंगे मॉडल प्रशासन के बारे में जानकारी मॉडल प्रशासन के बारे में जानकारी के बारे में जानकारी कॉपी लेके अर्थशास्त्र से देखने को मिलती है किसे कॉपी लेके अर्थशास्त्र देखने को मिलती है एक पॉइंट लिखिएगा इसी को लेकर बात करेंगे अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखी पुस्तक है प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है गई पुस्तक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको है ना ठीक है प्रशासन के लिए पुस्तक है अर्थशास्त्र अगर इसको लेकर बात करें तो इसी अर्थशास्त्र में है ना इसी अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताएंगे 7 अंग कहते हैं आपसे कुछ पूछा है कि उस पुस्तक में राज्य के 7 अंगों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है तो आप आंसर को अर्थशास्त्र जिन्हें 7 अंग कहते हैं क्वेश्चन ये भी बता है 7 अंग का वर्णन किस पुस्तक में देखने को मिलता है तो आप आंसर अर्थशास्त्र इसके अलावा 7 अंग किस विषय का लेकर 7 अंग प्रशासन का लेकर और विदेशी किस प्रशासन का लेकर मॉडल प्रशासन का लेकर आप लिखेंगे इसी अर्थशास्त्र में आप लिखेंगे इसी अर्थशास्त्र में प्रशासन को चलाने के लिए 7 अंग राज्य के बताए हैं अंगों का वर्णन राज्यों के लिए किया है कौन से वो 7 अंग हैं सबसे पहले मिडिल में हमारे पास कौन आएगा मिडिल में हमारे पास राजा कौन आएगा मिडिल में हमारे पास राजा किंग आएगा ठीक है ये आ गया हमारे पास किंग राजा इसके बाद से 3 पूछना है कौन से 3 पूछना समझिएगा कौन से हमारे 7 अंग हैं जो राजा के बारे में बताए हैं जो प्रशासन के बारे में बताए हैं राजा के बारे में प्रशासन क्योंकि प्रशासन कौन चलाएगा राजा चलाएगा तो उसके बारे में 3 वर्गों का वर्णन है ये पूछना है ठीक है जैसे दुर्ग अमात्य मित्र जनपद कोश और किला एक ही समझिएगा लेकिन कितने हुए आप देखिएगा ये प्रशासन के बारे में जानकारी कितने हुए एक मैं काउंट करता हूं 2 ठीक है 3 4 5 6 और सबसे महत्वपूर्ण राजा है ठीक सबसे महत्वपूर्ण राजा है तो राजा के 7 अंग बताए मतलब प्रशासन के 7 अंग बताए हैं जिसमें कौन-कौन शामिल है राजा दुर्ग अमात्य मित्र किला कोश और जनपद चीजों समझिएगा जब तक प्रशासन नहीं चल सकता तब तक राजा नहीं होगा जब तक प्रशासन नहीं चलेगा तब तक दुर्ग नहीं होगा ऐसा राजा है जिसको राजा बनाओ उसका दुर्ग हो अच्छी राजा दुर्ग जब तक प्रशासन नहीं चलेगा तब तक राजा के पास अमात्य नहीं विदेश मंत्री हो जब तक प्रशासन नहीं चलेगा तब राजा के पास उसका मित्र ना हो जिसका साथ सारी चीजों को शेयर कर सके सारे से जब तक प्रशासन नहीं चलेगा तब उसके पास जनपद ना हो आज के सीएम किसका सीएम है राजा सीएम है उसके पास जनपद है जब तक प्रशासन नहीं चलेगा तब राजा के पास जनपद ना हो जब तक प्रशासन नहीं चलेगा तब राजा के पास कोश यानी किला हो पैसा ना हो जब तक प्रशासन नहीं चलेगा तब राजा के पास किला हो ठीक है किला हो जब तक सो किला दो बार
दो वाले चीज यहाँ पर सेना कौन है सेना दो वाले सेना प्रशासन चलता नहीं चलेगा राज्य के पास कोई सेना हो हाँ प्रशासन राजनीतिक चलिए प्रशासन राजनीति है क्या प्रशासन क्या है राजनीति है तो आप किस समझिएगा सेना होगी नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा नहीं चलेगा जनता नहीं होगा नहीं चलेगा दुर्ग नहीं होगा आमद नहीं होगा मित्र नहीं होगा राजा नहीं होगा प्रशासन नहीं चलता है इसे सत्तांश सिद्धांत कहते हैं ये हमारे पास सत्तांश सिद्धांत सत्तांश सिद्धांत सत्तांश सिद्धांत का वर्णन किसमें है आपके सत्तांश सिद्धांत का वर्णन है अर्थशास्त्र में ठीक है दुर्ग क्या है दुर्ग किला मतलब फुट है फुट जैसे हल्का जैसे लाहौर का किला बनाया आगरा का किला बनाया इसके अलावा लाल किला बनाया वो क्या है फुट है दुर्ग है राजा बचने के लिए बनाया आपने रहने के लिए बनाया उसके बाद दुर्ग कैसा रहेगा ना कैसा रहेगा तो सिंपल समझिएगा प्रशासन के बारे में जानकारी अर्थशास्त्र में जिसमें सात अंग बताए हैं जब प्रशासन चलेगा तो सात चीजें नहीं होंगी प्रशासन नहीं चलेगा सात चीजें होंगी प्रशासन चलेगा राजा जनता कोश सेना दुर्ग आमद मित्र ऐसे किला कहां है किला दुर्ग तुम जानते नहीं किला दुर्ग का किला कहते हैं यार दुर्ग किला ठीक है चलिए एक बार नोट डाउन करिए नोट डाउन करिए देखिए अगर मान लीजिए मैं आप नहीं पालिका केंद्रीय प्रशासन किसका है है अब चीजों को समझने की कोशिश करिएगा चीजें क्या बनती हैं केंद्रीय प्रशासन जैसे आज के समय पर हमें कैबिनेट मंत्री देखने को मिलते हैं राजा यानी प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि पर्यावरण मिनिस्टर हो गया रोड मंत्री हो गया इसके अलावा ठीक है शिक्षा मंत्री हो गया ये सारी सारी मंत्री हैं उसी तरीके से कैबिनेट मंत्री देखने को मिलते हैं लेकिन उनका कैबिनेट मंत्री नहीं होता क्या होता है अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर की नीचे मंत्री आपको पॉलिटिकल होगी कैबिनेट मिनिस्टर की नीचे मंत्री आपको नहीं कहते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभाव होता है मुझे बताइए कैबिनेट मिनिस्टर की नीचे कहते हैं है ना आपके उसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर की नीचे जो व्यक्ति की सहायता करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करते हैं उन्हें कहा जाता है अध्यक्ष कहा जाता है अध्यक्ष आप डायग्राम में देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे समझिए सबसे ऊपर आता है राजा कौन आता है राजा राजा की सहायता करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर का एक ग्रुप होता है जिन्हें कहा जाता है तीर्थ तीर्थ कहा जाता है तीर्थ और तीर्थ की सहायता करने के लिए कुछ लोगों का समूह होता है जिन्हें कहा जाता है अध्यक्ष अध्यक्ष कहा जाता है ठीक है तो आप इस चीज को बताइए राजा ये बोलते तीर्थ और तीर्थ के बारे में देखने को मिलता है 18 तीर्थ वहीं बात करें अध्यक्षों को लेकर 26 अध्यक्षों की नियुक्ति देखने को मिलती है राजा क्या होगा राजा एक ही होगा राजा एक ही होगा तो सिंपली आप ये समझोगे है ना सिंपली आप ये समझोगे कि राजा राजा की सहायता करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर तीर्थ और तीर्थ की सहायता करने के लिए अध्यक्ष होते हैं जिनकी संख्या 26 देखने को मिलती है सिंपल है एक बार लिखेंगे इस चीज को एक बार लिखिए कि आपको सहायता करने के लिए आप लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति देखने को मिलती है कुछ मंत्रियों की नियुक्ति देखने को मिलती है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था जिन्हें तीर्थ कहा जाता था ठीक है इन तीर्थ की सहायता के लिए इन तीर्थ की सहायता के लिए 26 अध्यक्षों की नियुक्ति देखने को मिलती है 26 अध्यक्षों की नियुक्ति देखने को मिलती है ठीक है सिंपल है अच्छा मुझे अब एक बात बताएंगे सिंपल सी ये हमारे पास तीर्थ और अध्यक्ष है तीर्थ और अध्यक्ष एक सिंपल सी चीज बताइए क्या राजा तीर्थ में काउंट नहीं होगा क्या मुझे बात बताइए प्रधानमंत्री क्या वो सांसद नहीं है सांसद अच्छा जो हमारे पास स्वतंत्र प्रधान है वो सांसद नहीं होंगे वो सांसद होंगे तो मैं ये भी कह सकता हूं अगर मैं राजा को तीर्थ में काउंट करूं तब तीर्थ की संख्या कितनी होगी 18 होगी वहीं मैं अध्यक्षों को राजा को काउंट करूं तब कितनी संख्या होगी अध्यक्षों की 27 होगी ये जो 18 और 26 है राजा को हटा है तो आप ये भी पूछ सकता है कि जब हम तीर्थ में राजा को शामिल करें तब तीर्थ की संख्या कितनी होगी 19 जब हम राजा को अध्यक्षों में काउंट करें तो हमारे पास अध्यक्षों की संख्या कितनी होगी 27 होगी दोनों काउंट कर सकते हैं सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नियुक्ति आधार किस आधार पर की जाती है आपको दिखाया अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है नियुक्ति आधार क्या होता है ऑनलाइन पेपर होता है इस मिनट में साक्ष्य करने के लिए क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट में ऐसा कोई पेपर टीसीएस का नहीं करती उनके लिए चरित्र का परीक्षण होता था इसका चरित्र का परीक्षण मान लीजिए बुलाया है ना उनके बारे में उनके जीवन के बारे में उनकी क्लास के बारे में क्वेश्चन किया ये देखा ये जोड़ नहीं है इसका मन साफ है नहीं है ये पवित्र है नहीं है तो कुछ ऐसे परीक्षण किए जाते हैं जैसे चरित्र का परीक्षण और इसी चरित्र परीक्षण की बड़ी हुआ हमारे क्लास में नाम था उदाहरण परीक्षण तो आपका परीक्षण चला उदाहरण परीक्षण किससे संबंधित था तो तीर्थ और अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी उसके लिए चरित्र का परीक्षण होता है इसी चरित्र परीक्षण को उदाहरण परीक्षण कहा जाता था एक बार लिखिए इसको जो मैंने आपको बताया आप लिखेंगे तीर्थ और तीर्थ में अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र का परीक्षण होता था जिसे उदाहरण परीक्षण कहा जाता था जिसे उदाहरण परीक्षण कहा जाता था यहाँ तक चीजें क्लियर है मुझे आप नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे और कमेंट में यहाँ तक चीजें क्लियर है सिंपल सी चीज एक बार रिपीट करूंगा राजा की सहायता के लिए कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलते थे कहा जाता था इन कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति देखने को मिलती थी जिनकी संख्या 26 थी इनके नियुक्ति के लिए चरित्र का परीक्षण होता था जिसे उदाहरण परीक्षण कहा जाता था यहाँ तक चीजें लिखिए चलिए जिनका मन साफ है अच्छी बात है काम आएगा आगे चलकर काम आएगा अच्छा क्लियर है क्लियर होना चाहिए और क्लियर तो नहीं है और क्लियर नहीं है और क्लियर होता है समझ में नहीं ऊपर से हो गया तो क्लियर है और क्लियर है ओके यहाँ पे क्लियर है बहुत बढ़िया अब आगे क्यों बढ़े आगे क्यों सोचते हैं आगे क्यों सोचते हैं इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट बना के नोट सबसे उच्च तीर्थ को पुरोहित कहा जाता था पुरोहित कहा जाता था पुरोहित मतलब जो राजा को धार्मिक मामलों में सलाह दे जो राजा को सांसारिक मामलों में सलाह दे जो राजा को आर्थिक मामलों में सलाह दे जो राजा की संध्या कराए वो सारी पुरोहित करते थे और सबसे छोटी तीर्थ होता पुरोहित कौन सा पुरोहित होता सिंपल है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे चीजों को लिखिए आप ये कुछ प्रमुख अध्यक्ष कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कुछ वर्ड आते हैं जैसे लक्षणाध्यक्ष पुण्याध्यक्ष इसके अलावा गणिताध्यक्ष अत्यनाध्यक्ष इसके अलावा सीताध्यक्ष शुक्लाध्यक्ष ऐसे वर्ड आते हैं आपसे पूछना मौर्य प्रशासन में पुण्याध्यक्ष का क्या काम होता था शुक्लाध्यक्ष का क्या काम होता था गणिताध्यक्ष का क्या काम होता था इन वर्डों को डिकोड करने के लिए आपको डिकोड करने से पहले पता होना चाहिए कि इनके अर्थ क्या है और कौन से प्रमुख हमारे पास अध्यक्ष हैं कौन से प्रमुख अध्यक्ष जैसे हम बात करें एक आता है लक्षणाध्यक्ष एक आता है पुण्याध्यक्ष इसके अलावा एक आता है हमारे पास शुक्लाध्यक्ष इसके अलावा आता है हमारे पास सीताध्यक्ष शुक्लाध्यक्ष ठीक है शुक्लाध्यक्ष पत्तनाध्यक्ष गणिताध्यक्ष ये हमारे पास अध्यक्ष आते हैं एक लिखने आप लिखेंगे बाद में लिखेंगे अब यहाँ बाद में लिखेंगे ऊपर लिखेंगे बाद में लिखेंगे चलिए हाँ मैं आज 22 से चलता है इसलिए लिखते हैं बड़े चलिए चीजों समझिए लक्षणाध्यक्ष कौन था सिक्के जारी करने वाला अधिकारी कौन सिक्के जारी करने वाला अधिकारी जारी करने वाला अधिकारी जो होता था वो हमारे पास होता था कौन लक्षणाध्यक्ष पुण्याध्यक्ष कौन होता व्यापार मंत्री व्यापार वाणिज्य की देखभाल करने वाला नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है शुक्लाध्यक्ष चुंगी करने वाला टैक्स लेने वाला जो अधिकारी होता है वो हमारे पास शुक्लाध्यक्ष सीताध्यक्ष राजकीय भूमि जो राजकीय भूमि से आज के समय तक गवर्नमेंट की भूमि होती है उस समय गवर्नमेंट की भूमि होती है राजकीय भूमि से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला जो राज्य की भूमि होती थी ठीक है इसके अलावा सुगाध्यक्ष होता है अबकारी अधिकारी जैसे आज समय आप देखते हो ठेके पर जो पुलिस छापे मारती है ना ठेके पर पुलिस छापे मारती है वो अबकारी उसके होता है सुगाध्यक्ष पत्राध्यक्ष मतलब जो पत्र अधिकारी होता है पत्र यानी पोर्ट अधिकारी पत्र अधिकारी को कहा जाता था पत्राध्यक्ष
गणिताध्यक्ष नगर वधुओं की गणना करने वाला अधिकारी, गणना करने वाला अधिकारी। ये कौन होता है? ये होता है गणिताध्यक्ष। कौन होता है? गणिताध्यक्ष होता है, ठीक है, गणिताध्यक्ष होता है, ठीक है। एक आता है लास्ट आपको आता है वो है महामात्य जो हमारा रहेगा महामात्य सर। गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा बड़ा अधिकारी ये होता है महामात्य सर। कौन होता है महामात्य सर? तो ये हमारी जो है कुछ अध्यक्ष थे। आपको 26 याद नहीं करने हैं, आपको ये देखना है जो मैंने आपको बताया वो डिकोड करना है केवल। क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन दो तरीके के चुंगी कर लेने वाले अधिकारी को मौलिक काल में किस नाम से जानते थे? शुक्लाध्यक्ष। या शुक्लाध्यक्ष का क्या काम होता था? तो सिंपली याद रखना, लक्षणाध्यक्ष यानी सिक्के जारी करने वाला अधिकारी, पुण्याध्यक्ष यानी व्यापार से संबंधित अधिकारी, इसके अलावा शुक्लाध्यक्ष यानी चुंगी करने वाला अधिकारी, सीताध्यक्ष यानी राजकीय भूमि का आय व्यय लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, इसके अलावा शुक्लाध्यक्ष यानी अवधारित पुस्तक अधिकारी, इसके अलावा पत्राध्यक्ष यानी कोर्स से संबंधित अधिकारी, गणिताध्यक्ष यानी नगर वधुओं की गणना करने वाला अधिकारी और महामात्य सर यानी गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। हमारे पास डिकोड के लिए अध्यक्ष है, इन्हें आप नोट डाउन करिए और इनकी काउंटिंग कर लीजिएगा कुछ प्रमुख है तो काउंटिंग के साथ लिख लीजिएगा। 8 में सबसे ज्यादा जरूरी है जो याद रखें, जो याद रखें नगर वधु मतलब मैरिड वुमेन जो होती थी, नगर की वधु, उनकी काउंटिंग करने वाली या जनगणना से संबंधित अधिकारी जिसे कहते हैं, या जनगणना से संबंधित अधिकारी। पतन पतन है, पतन नहीं है क्या? आरपीएफ में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा? अच्छा चलिए नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हेडिंग नेक्स्ट मौर्य काल में प्रमुख तीर्थ, मौर्य काल में प्रमुख तीर्थ तीर्थ इसके बारे में चीजों को समझिएगा। प्रमुख तीर्थों के बारे में अगर मैं मौर्य काल के प्रमुख तीर्थों के बारे में बात करूं तो चीजों को समझिएगा कौन कौन से तीर्थ उनके नाम बनते हैं। जैसे सबसे पहला बनता है मंत्री या पुरोहित, मंत्री या पुरोहित। एक बंदा समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता। एक बंदा हमारे पास संगीतहर्ता, संगीतहर्ता, ठीक है। एक बंदा हमारे पास प्रतिष्ठा, एक बंदा व्यावहारिक, ठीक। एक बंदा हमारे पास दंडपाल प्रशस्ता, दंडपाल, और उसके बाद हमारे पास प्रशस्ता और नागरिक, और नागरिक, ठीक है। चलिए इनके बारे में समझिएगा। सबसे पहला है मंत्री या पुरोहित, राजा को सलाह देने वाला मंत्री, संधि करवाने वाला मंत्री, यज्ञ करवाने वाला मंत्री, मतलब जितनी हमारी सलाह मशवरे हैं ये पुरोहित करता है, सबसे छोटी होता है, ठीक है। आप लेंगे राजा को सलाह या फिर सलाह या संधि का मंत्री का मंत्री, यानी कोई संधि हुई है तब ये आएगा और सलाह देने तब ये आएगा। समाहर्ता संधिकर्ता, समाहर्ता होता है जो कर कलेक्ट करता था और संधिकर्ता जो है वो उसका अध्यक्ष होता है, उसका अध्यक्ष होता था संधिकर्ता। और पोष यानी जो हमारे पास टैक्स होता था उसको कलेक्ट करता था समाहर्ता। आप लेंगे यह टैक्स कलेक्ट करता था, यह टैक्स इकट्ठा करता था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वो संधिकर्ता, यह कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष होता था। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रतिष्ठा, ये होता है हमारे पास फौजदारी मामलों को सुनने वाला, फौजदारी मामलों को सुनने वाला। व्यावहारिक होता है दीवानी मामलों को सुनने वाला, दीवानी मामलों को सुनने वाला। उसके बाद आता है दंडपाल, दंडपाल होता है हमारे पास सेना में सामग्री जुटाने वाला, सेना में सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, सेना में सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रशस्ता, ये होता है जितनी हमारी चीजें हमको लिपिबद्ध करना है, हमें बताना जितनी हमारे राजकीय काम होते हैं, राजकीय कार्यों को लिपिबद्ध करने वाला, लिपिबद्ध करना मतलब जैसे राजा कुछ बोला है उसको लिख लेना, राजा की बोली बातों को। जैसे राजा ने कहा कि ऐसे इस संधि में ऐसे होगा, हम इतना हाथी लेंगे, हम रात में रहेंगे, तो सभी को लिपिबद्ध करना और उन कागजों को संभाल कर रखने का प्रशस्ता होता था, इसका प्रशस्ता होता था, ठीक है। ये आप याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास नगर, नगर का सबसे बड़ा अधिकारी, नगर का सबसे बड़ा अधिकारी, बड़ा अधिकारी जो होता था वो होता था नागरिक। इसी को कहते थे जनगणना अधिकारी, इसी को कहते थे जनगणना अधिकारी, जनगणना अधिकारी। तो ये हमारे पास कुछ तीर्थ बनते हैं ना, इनके बारे में पूछा है क्वेश्चन, रेलवे ये पूछा है, रेलवे का क्वेश्चन ये वाला संगीतहर्ता, संगीतहर्ता क्या होता है ना। तो एक बात समझिएगा, मंत्री या पुरोहित राजा को सलाह देना और संधि करना, समाहर्ता टैक्स कलेक्ट करना, उसको सुरक्षित रखना, देखभाल करना, उस अध्यक्ष होता है संगीतहर्ता। प्रतिष्ठा कौन होता था? जो फौजदारी मामले, फौजदारी मामले मतलब मार्केट मामले, व्यावहारिक मतलब दीवानी मामले, पैसे से संबंधित मामले, जमा मामले, विजय मामले, वो सारे मामले वो व्यावहारिक मामले। दंडपाल यानी दंडपाल एक सेना का सबसे बड़ा अधिकारी और सेना को सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था, वो दंडपाल होता था। प्रशस्ता मतलब सारी चीजों को लिपिबद्ध करना, लिखना, फाइलों को सजा करना, ये होता था प्रशस्ता। और नागरिक जो नगर का सबसे बड़ा अधिकारी, साथ जनगणना अधिकारी नागरिक होता था, है ना। ये नागरिक होता था। एक बार लिखेंगे ये हमारे पास कुछ तीर्थ बनते हैं, तो हमने इसको लेकर बात करी, तीर्थ अध्यक्ष को लेकर बात करी। वो खलीफा की बढ़ते हैं। नोट डाउन करिएगा फटाफट। नोट करिए आगे बढ़ते हैं। अब डालेंगे मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन, मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन, प्रशासन। आप लिखेंगे मौर्य काल में प्रशासन को साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, प्रांतों में बांटा गया था। और मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन 3 से 4 बार मैंने देखा है कि मौर्य काल में प्रांतों को किस नाम से जानते थे, या फिर मौर्य काल में चक्र शब्द का उल्लेख इसलिए हुआ है, ठीक है। चक्र शब्द का उल्लेख जो है इसलिए हुआ है, तो आप ये चक्र शब्द का उल्लेख प्रांतों के लिए हुआ है, प्रांत के लिए हुआ है, प्रांत मतलब राज्य के लिए हुआ है। उस समय छोटे-छोटे राज्यों में छोटे-छोटे भागों में बांटा गया था और उन्हें कहा जाता था चक्रीय प्रांत, ठीक है। देखिए कुछ प्रांत और उनकी राजधानियां, आप कुछ प्रांत उनकी राजधानी, कुछ प्रांत वे उनकी राजधानी, राजधानी यहाँ पर हेडिंग प्रांत और यहाँ पर उनकी राजधानी, ठीक है। एक आता है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है, अवंती, ठीक। इसके अलावा एक आता है हमारे पास मध्य देश, और लास्ट में आता है हमारे पास कलिंग, कौन सा हमारे पास लास्ट में आता है? कलिंग आता है। तो मुझे एक चीज बताओ यार, कलिंग की राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी? अगर बात करें उत्तरापथ की राजधानी, तक्षशिला की राजधानी उत्तरापथ की, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी जो है वो दक्षिणापथ की, स्वर्णगिरी दक्षिणापथ। इसके अलावा अवंती की उज्जैनी की अवंती की, ठीक। इसके अलावा मध्य देश की पाटलिपुत्र जो है वो मध्य देश की, और कलिंग की दूसरी जो कलिंग की। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा है ना, सबसे पहले तो हमने देखा कुछ प्रांत और उनकी राजधानियां, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश और कलिंग। उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी,
इसके अलावा अवंती की उज्जैन मध्य प्रदेश पार्टी और कलिंग की युवक दोषी थी। मैंने आपको बताया कलिंग की राजधानी बनाई थी अशोक ने दोष ने। अशोक ने जिनका नाम था तुलसी और संपा। कौन सी तुलसी और संपा थी? कुछ नहीं कुछ ये बनेगा। सीधे समझिए मुझे कलिंग का आक्रमण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक ने। इसने कलिंग का आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य अशोक आपने वो किया अशोक ने। तो आप एक चीज ये जो हमारे 1 से 4 तक है 1 से 4 तक ये है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था वो केवल 4 तक था केवल 4 तक चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था। जब हम पांचों काम चले तो पांचों के विस्तार किसका था? अधिकार किसका था? अशोक अशोक के समय क्योंकि इसने कलिंग को जीत लिया था। तो आपसे पूछेगा मौर्य प्रशासन में कौन कौन से भाग चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में? उत्तरावत दक्षिणावत अवंती और मध्य देश ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। लेकिन कलिंग जो है वो अशोक ने जीता इसीलिए चाहे वो उत्तरावत दक्षिणावत अवंती और मध्य देश कलिंग इन पर अशोक का अधिकार था है अशोक का अधिकार था। ठीक है तो 1 से 4 तक किसके थे? 1 से 4 तक वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और 1 से 5 तक किसके थे? वो था अशोक वो कौन सा था? अशोक सिंपल है यहाँ की चीजें आपके लिए हुई ये कुछ बात उनकी आसान है। ठीक है अब हमारा लास्ट प्रश्न है कौन सा अशोक की अभिलेख वो सुबह करेंगे ना अशोक की क्लास लास्ट में फर्स्ट है क्लास थोड़ी सी 10 मिनट चलिए कुछ नहीं दो क्लास होगी आपकी सुबह हम इसको कंप्लीट करेंगे अशोक के अभिलेख को साथ ही साथ सुबह ही भूतकाल को सुबह भूतकाल और गुप्तकाल केवल 2 चैप्टर क्लास बचेंगे भूतकाल और गुप्तकाल भूतकाल और पोस्ट भूतकाल और पोस्ट भूतकाल सारी सारी राजवंशों को पढ़ लो चाहे राजपूत राजवंश चाहे वो हमारे पास पाल वंश सैन वंश सारी सारी राजवंशों को गुप्त और गुप्तकाल लेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन कल करेंगे हम आपको सारी चीजें समझ में आएंगी है ना। चलिए भाई चलिए यहाँ की चीजें जो हम रिवीजन करते हैं बाकी हम कुछ क्लास में ध्यान रखिएगा और संडे में आपकी मैं कंप्लीट वीडियो कराऊंगा तो यूट्यूब पर ही हम उसमें थ्योरी कराऊंगा जो बच्चों ने थ्योरी कंप्लीट किया मेरे साथ अपने वो सारी सारी चीजें यूट्यूब पर करेंगे बस बैठ सुनिए ना सुनाएंगे उसके चलेंगे उस क्लास को सुनेंगे एक बार सुनेंगे और एक बार एग्जाम से जाने से पहले आपकी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। ठीक है चलिए कल के रिवीजन कीजिए प्रश्न पहले आपकी चीजें पढ़ना ठीक है आप लिखेंगे मौर्य साम्राज्य विभाजन मौर्य साम्राज्य विभाजन मौर्य साम्राज्य विभाजन विभाजन चलिए इसी को समझकर मैं आपको समझाइए कोशिश करूंगा मौर्य साम्राज्य का कैसे विभाजन होता है। जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री केंद्र प्रधानमंत्री उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद में ब्लॉक अध्यक्ष है ना उसके अलावा हमें प्रधानमंत्री मिलते ये हमारा आज के समय उसी तरीके से मौर्य का भी होता था मौर्य का रीजन होता था सबसे पहले साम्राज्य बना हुआ है साम्राज्य और साम्राज्य किसमें बना हुआ था प्रांतों साम्राज्य जैसे आज इसमें भारत है भारत राज्य में बना हुआ है वैसे ही हमारे पास साम्राज्य जो है वो प्रांतों में बैठा है प्रांतों प्रांतों का मतलब चक्र ठीक है प्रांतों का मतलब चक्र और प्रांतों का मतलब आहार या विषय आहार या विषय विषय इसके अलावा कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं ठीक साउंड क्लियर होना चाहिए साउंड क्लियर कोई दिक्कत नहीं आप अच्छे सुन पाएंगे। उसके बाद स्थानिक द्रोणुक क्वाड्रेटिक स्थानिक द्रोणुक द्रोणुक क्वाड्रेटिक और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास संग्राहक पद और उसके बाद आता है गांव गांव के लिए मैं बताऊंगा गांव में पॉइंट पास एक पॉइंट पास इस चीज को समझने में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है साम्राज्य साम्राज्य का जो अधिकारी कौन होता है साम्राज्य को समानता कौन होता है राजा सबको समानता पूरे साम्राज्य को साम्राज्य प्रांतों में बांटा गया इसमें प्रांतों में बांटा साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में राज्य में मुख्यमंत्री देखते हैं राज्य छोटे छोटे उसी समय में प्रांतों में यानी छोटे छोटे राज्यों में क्या देखते हैं राजकुमार यानी प्रांतों का शासन किसी को चलाया जाता है राजकुमार को चलाया जाता है वास्तव में राज्य को बगाई होते हैं बगाई होते हैं जिस प्रांतों के शासन चलाते हैं शासन चलाते हैं आहार होता है विश्वपति विश्वपति होता था इसका आहार उसके बाद स्थानीय क्या होता था वास्तव में आपकी स्थानीय जो हमारे पास 800 गांव का समूह 800 गांव का समूह का समूह जो है वो स्थानीय कहलाता है। वहीं हम बात करें द्रोणुक 400 गांव का समूह 400 गांव का समूह द्रोणुक कहलाता है द्रोणुक वहीं हम बात करें क्वाड्रेटिक को तो 200 गांव का समूह जो है ना 200 गांव का समूह हमारे पास क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक और लास्ट में हमारे पास संग्राहक 100 गांव का समूह 100 गांव का समूह का समूह चीजों को समझिए कैसे क्वेश्चन क्या हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये देखिए हिंदी से इनका करना लगेगा इस प्रकार विभाजित है इनमें कौन सा भाग जो हमारे पास रीजन नहीं आता तो अगर हमारे पास रीजन हमारे पास साम्राज्य का साम्राज्य का हुआ था प्रांतों में प्रांत में आहार में आहार राज्य का पूरा पूरा देश से भारत प्रांत तो आर्थिक समय आहार तो आर्थिक समय हमारे पास प्रांत आर्थिक समय राज्य आहार तो आर्थिक समय और स्थानीय द्रोणुक खवाड़ी का संग्राम ये वास्तव में गांव के समूह थे यानी 800 गांव का समूह कहा गया स्थानीय द्रोणुक 400 गांव का समूह खवाड़ी 200 गांव का समूह संग्राम 100 गांव का समूह और गांव क्या होता है गांव में होता है यानी ग्राम और ग्राम का जो समाज होता है ग्राम का गांव समाज दूसरा चीज बताया कि प्रांतों का शासन किससे चलाया जाता है समाज का शासन किससे चलाया जाता है आहार का शासन किससे चलाया जाता है गांव का शासन किससे चलाया जाता है। ठीक है तो एक बार से नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलिए एक वर्ड आता है हमारे पास कौन सा आप सोचिए मौर्य शासन में गोप शब्द का क्या था गोप शब्द का क्या मौर्य शासन में तो मौर्य शासन में प्रत्येक गांव में एक गोप होता था गांव में गोप का मतलब है गांव में गोप का शासन करता था तो गांव में गोप होता था जिसके अंतर्गत अंतर्गत 10 गांव थे 10 गांव थे। ठीक है तो गोप के अंदर कितने आते थे 10 गांव थे और एक पर्टिकुलर गांव का अध्यक्ष होता है वो ग्राम ये आज समय प्रधान और एक प्रधान से मुझे इसके अंदर गोप के अंदर 10 बनाएंगे गोप के अंदर कितने 10 बनाएंगे तो एक बार फटाफट से नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हमें हिस्ट्री में आपको कैसे बताऊं टाइम कैसे निकालते हैं हिस्ट्री का हिस्ट्री एवरेज होता है निकालिए जो भारत के मार्क्स में लिखा है वो 80 के साथ में 70 मिनट का एवरेज है। ठीक है चलिए और एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में 4 मिनट का आता है तो इसी कंपनी के लिए हमने एवरेज निकाला आप लिखेंगे अशोक के अमलिक या मौर्य कालीन अशोक के अमलिक ये अमलिक या फिर मौर्य कालीन या मौर्य कालीन चलिए इनको लेकर बात करें मौर्य कालीन अशोक के अमलिक को लेकर अशोक के अमलिक में 3 प्रकार की चीजें लिखी है कौन कौन सी पहला मिला हमें शिलालेख शिलालेख पत्थर पे लिखे दूसरे मिले हमें स्तंभ लेख यानी खंभे पे लिखे हुए लेख और तीसरा मिला हमें गुफा लेख गुफाओं पे लिखे लेख तो 3 प्रकार की स्क्रिप्ट मिली हमें कौन कौन सी आप लिखेंगे एक मिला हमें 3 भागों में बांटेंगे कैसे कैसे मिले हम उनको लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें ये हमारे पास एक मिला शिलालेख शिलालेख एक मिला हमें स्तंभ लेख और एक मिला हमें गुहा लेख गुफा लेख गुहा लेख इनके बारे में थोड़ा एक पॉइंट लीजिए कंफ्यूज कर देता है आप लिखेंगे पत्थरों पर लिखे लेखों को शिलालेख बोला गया है शिलालेख बोला गया है वहीं हम बात करें स्तंभ लेख आप लिखेंगे खंभों पर लिखे गए लेखों को स्तंभ लेख बोला गया है गुहा लेख आप लिखेंगे गुफाओं पर मिले गुफाओं पर मिले लेखों को गुहा लेख बोला गया है ठीक है क्लियर है चलिए ठीक है उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आप लिखेंगे इसी के बारे में आप चीजों को समझेंगे जो हमारे पास शिलालेख है शिलालेख इसमें आप बृहद लिखते हैं और लघु लिखते हैं लघु शिलालेख लिखते हैं इसी तरीके से हमारे पास स्तंभ लेख में बृहद स्तंभ लिखते हैं और लघु स्तंभ लिखते हैं फटाफट से बताइए लघु लिखते हैं स्तंभ लेख में और शिलालेख में स्तंभ लेख में और शिलालेख में लिखते हैं। अच्छा मुझे पता क्लियर नहीं लिखा है क्लियर नहीं लिखा है मुझे बता दीजिए चलिए अगर बात करें बृहद को लेकर तो बृहद मिले हमें कितने बृहद मिले 14 मिले हैं 8 स्थानों से ठीक है वही हम बात करें लघु को लेकर तो लघु मिले हमें 17
17 लघु मिले हैं, वृहद को लेकर बात करें 7 मिले हैं 6 स्थानों से, 6 स्थानों से। और वहीं बात करें लघु को लेकर ये मिले हैं 5, ये मिले हैं 5। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, वृहद हमारे पास 40 लिखे हैं, 14 स्थान से मिले हैं, यानी इन पर 14 लाइन लिखी हुई है ना। अगर बात करें लघु को लेकर 17 मिले हैं, वृहद को लेकर बात करें मिले हैं तो 7 मिले हैं 6 स्थानों से, और लघु को लेकर बात करें तो 5 मिले हैं। मोस्टली फोकस करना होगा वृहद और वृहद स्थान लेकर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहले अशोक के, सबसे पहले अशोक के। अब ये हमको कैसे पढ़ा, तो आप याद रखिए सबसे पहले पढ़ने का प्रयास पेन ने किया 1750 में, और उन्होंने स्तंभ लेकर इसका नाम दिल्ली मेरठ स्तंभ, लेकिन दिल्ली मेरठ स्तंभ में इनका नाम देवाराम पीएससी लिखा, तो इन्होंने देवाराम पीएससी साइंस लिखा कोई चाहिए, इसको लिखना पड़ेगा, तो उन्होंने नरेंद्र कर दिया, ठीक है। दूसरा ये कारण अंग्रेज चाहते थे कि भारत की इतनी बड़ी संस्कृति उधर सामने आई, तो सबसे पहले पढ़ने का प्रयास पेन ने किया, किसको किया, स्तंभ लेकर, कौन सा स्तंभ लेकर, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेकर। लेकिन सफलता जो है सफलता 1837 में मिली, किसको 1837 में मिली जेल प्रिंस को, उन्होंने टोकरा दिल्ली स्तंभ लेकर, टोकरा दिल्ली स्तंभ लेकर, ठीक है। लघु मतलब छोटी टॉपिक पॉइंट बना लिखनी है सबसे पहले अशोक के स्तंभ लेखों को, अभी लेखों को पढ़ने का प्रयास इन फैंटिलर ने किया, और उन्होंने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पढ़ा, लेकिन उसमें अशोक का नाम देवाराम पियदर्शी होने के कारण उन्होंने इसे उजागर नहीं किया। ये था सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, ये कौन सा प्रयास हमारे पास 1750 ईस्वी में पढ़ने का प्रयास किया गया है 1750, ठीक। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो आता है वो आता है सबसे पहले सफलता किसको पढ़ने का, आप लिखेंगे अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली। इसमें उन्होंने अशोक के दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख को पढ़ा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया। अगर प्रयास पूछे तो 3 पेन और ये था 1750, और कौन सा पढ़ा था वो पढ़ा हमारे पास दिल्ली मेरठ, और उसमें उसका नाम देखने को मिला देवाराम पीएससी देखने को मिला, उन्होंने श्रीलंका का नाम, ये सही है। अच्छा, उसके बाद सफलता किसे मिली, तो सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को, और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में पढ़ा, कौन सा पढ़ा, दिल्ली टोकरा पढ़ा, और ये क्या था, एक स्तंभ लेख ना शिलालेख पर दुआलेख का स्तंभ लेख, कौन सा स्तंभ लेख। तो पहले से नोट डाउन कीजिए, पॉइंट बना लिखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरमाई की लिपि देखने को मिलती है, वहीं प्राकृत भाषा देखने को मिलती है। आप देखेंगे अशोक के अभिलेखों में ग्रीक, अरमाइक व खरोष्ठी लिपि व प्राकृत भाषा देखने को मिलती है। अच्छा, क्वेश्चन देखने का आपको कैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछ जाएगा अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि, कौन सी भाषा देखने को मिलती है। अब आपको लिपि का पूछेगा तो इन तीनों में से एक क्लियर करें, कौन सी लिपि, कौन सी भाषा, ग्रीक और प्राकृत है ना, या अरमाइक और प्राकृत या खरोष्ठी और प्राकृत। तो इसका मतलब 3 लिपि है, ग्रीक, खरोष्ठी और अरमाइक, ठीक है। और एक भाषा जिसका नाम प्राकृत भाषा जनों की बहुत होती है, ये बता दीजिए प्राकृत भाषा किसकी है। जनों की बहुत होती है प्राकृत भाषा, ठीक है। सुल्तान की डेथ वो टांगे मैं शुरू करती बहुत बढ़िया वाली जो है वो भाषा की बहुत होती है, और जनों की प्राकृत है, जनों की प्राकृत या कुछ ज्यादा नहीं नोट करिए। उसके बाद बात करें शिलालेख को लेकर, बृहद शिलालेख को लेकर बात करेंगे, बृहद शिलालेख में 14 में 8 स्थानों से 8 स्थानों से जैसे मनसेरा, सहबाजबड़ी, एलबुरी, धौली, जोगड़, दिरनार, कालसी, सोपारा, ये हमें 8 स्थानों से बड़े बड़े शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो इनको एक बार में देखेंगे किस राज्य में कौन सा है, किस राज्य में कौन सा है। हां, जनों की इसे नोट कर लो, बृहद शिलालेख करते हैं। चलिए बड़े आगे नोट करिए। अब आएगा अशोक की वृहद शिलालेख, अशोक की वृहद शिलालेख, अगर वृहद शिलालेख को लेकर बात करें अशोक के, आप एक पॉइंट बना लिखेंगे अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या, अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या, शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से मिले हैं, ठीक है। सिंपल है। तो एक बार इनके नाम देखिए और इनका जगह देखिए, कौन से, जैसे मनसेरा, सहबाजबड़ी, कालसी, सोपारा, एलबुरी, धौली, जोगड़, गिरनार, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ये 8 मतलब 8 स्थानों से मिले हैं, एक से 2 मिल सकते हैं। तो आप एक चीज समझिएगा, मनसेरा और सहबाजबड़ी कहां से मिले, पाकिस्तान से मिले, मनसेरा और सहबाजबड़ी, ठीक है। वहीं बात करें कालसी कहां से मिला है, तो कालसी मिला है उत्तराखंड से मिला है कालसी, ठीक। सोपारा कहां से मिला है, सोपारा मिला है महाराष्ट्र से मिला है सोपारा। इसके अलावा बात करें एलबुरी मिला है आंध्र प्रदेश मिला है एलबुरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास धौली और जोगड़, ये दोनों गुजरात से मिले हैं, सॉरी ये दोनों हमें उड़ीसा से मिले, और एक आता है गिरनार, ये हमें मिला है गुजरात से मिला है। इस साथ पहले तो 8 पहले तो ये शिलालेख लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो 8 स्थानों से मिले हैं 14 शिलालेख, ठीक है। 14 शिलालेख कौन से, मनसेरा, सहबाजबड़ी पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, सोपारा महाराष्ट्र, एलबुरी आंध्र प्रदेश, धौली और जोगड़ उड़ीसा और गिरनार गुजरात, और गिरनार गुजरात से नोट डाउन करिए। अरे हाँ ना, फटाफट करेंगे, चीजें क्लियर है नहीं है, बहुत जल्दी करते हैं, ये टाइम नहीं है, ना इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उम्मीद नोट कर लिया होगा। अब आएंगे अशोक के वृहद स्तंभ लेख, अशोक के वृहद स्तंभ लेख। चलिए इसके बारे में बात करें, आप लिखेंगे इनकी संख्या है ना, अशोक के वृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 स्थानों से मिले हैं। इनके नाम देखिए, नाम देखिए, स्थान देखिए। सबसे पहला नाम लेकर बात करें दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। उसके बाद दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख। उसके बाद आता है हमारे पास लोहिया नंदनगढ़, रामपुरवा और कौशाम्बी,
इस चीज को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा जो मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहली बात दिल्ली मेरठ दिल्ली टोकरा, आप इन्हें 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 टोकरा और टोकरा को है मेरठ से दिल्ली दिल्ली फिरोजशाह को लेकर आना, फिरोजशाह को लेकर आना, तो लेकर आना आया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है लोहिया अरुणाचल लोहिया नंदगढ़ और रामपुरा, ये तीनों तीनों बिहार में है, तीनों, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कौशाम्बी, कौशाम्बी को लेकर बात करें तो कौशाम्बी इसे इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद यानी प्रयागराज अकबर लेकर आया, अकबर लेकर आया, इसी पर प्रयाग प्रशस्ति है, इसी पर प्रयाग प्रशस्ति है जो कि समुद्र से संबंधित है, समुद्र गुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति भी है। इसी पर जहांगीर ने भी लिख पाया, आप यहाँ लिखेंगे इसी पर जहांगीर ने भी लिख पाया, लिख पाया। लेकिन चीजों को समझिए, अगर मैं एक बात उसको लिखा है, इसको लेकर बात करूं, ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 स्थान मतलब है, 6 स्थान से 7 पूरी काउंटिंग है। देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है काउंटिंग के साथ देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है वो कौन सा दिल्ली मेरठ, दूसरा आता है दिल्ली टोकरा, तीसरा आता है लोहिया अरुणाचल, फिर लोहिया नंदगढ़, फिर आता है रामपुरा और लास्ट में हमारा आता है कौशाम्बी, जिसे प्रयाग कौशाम्बी कहते हैं, क्योंकि अब प्रयागराज में पहले कौशाम्बी था, है ना। चलिए तो एक बात समझिए, दिल्ली टोकरा दिल्ली मेरठ, टोकरा और मेरठ से दिल्ली लेकर आने का प्रोसेस देखिए, लोहिया अरुणाचल लोहिया नंदगढ़ और रामपुरा इन तीनों बिहार में है। कौशाम्बी को लेकर बात करें, इसे कौशाम्बी से प्रयागराज जो है वो अकबर लेकर आया था, इस पर अकबर के लिए है, इसी पर समुद्र के लिए इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, इसी पर जहांगीर ने लिख पाया है और इस पर अशोक के लिए है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौशाम्बी वाले स्थल पर निम्नलिखित में से इस राजा की प्रशंसा नहीं है, किस राजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो आपको चार यहाँ पर दिख रहे होंगे, कौन-कौन से चार, एक तो अशोक है ही, है ना, दूसरा यहाँ पर आपको दिखेगा अकबर, तीसरा दिखेगा आपको समुद्रगुप्त और चौथा दिखेगा जहांगीर। इन चारों लोगों के इस पर लेख है, तो आपको कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है, जैसे मैंने मान लिया प्रयाग कौशाम्बी पर किस राजा के बारे में जानकारी देखने को नहीं मिलती है, आपके पास चार ऑप्शन है, अकबर है, समुद्रगुप्त है, अशोक है या फिर हमारे पास हर्षवर्धन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चारों के बारे में जानकारी है अकबर, समुद्रगुप्त, जहांगीर और अशोक। इसके अलावा इसे कौशाम्बी से प्रयागराज को लेकर आया, अकबर लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ तक चीजों को रोक के आगे बात करते हैं। रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख लघु स्तंभ को कहते हैं, लघु स्तंभ को रानी का अभिलेख कर रहा हूं, इसे नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के लघु स्तंभ, अशोक के लघु स्तंभ, आप अशोक के अशोक के अशोक के 5 प्रमुख लघु स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख हैं। कौन कौन से 5 हैं देखिए, सबसे पहले आता है सांची, सांची, उसके बाद आता है सारनाथ, सारनाथ, सांची है, सारनाथ है, इसके अलावा हमारे पास कौशाम्बी, कौशाम्बी, रुमंदी, रुमंदी, उसके बाद आता है निकलवा सागर, ठीक है। देखिए अगर बात हम जगह पूछे थोड़ा सा इनके बारे में, प्रयाग प्रशस्ति का है, प्रयाग प्रशस्ति वास्तव में जो है वो प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, प्रयाग मतलब प्रयागराज स्तंभ लेख, समुद्र का मतलब समुद्र, समुद्र की विशेषताएं के लिए प्रयागराज स्तंभ लेख से कौशाम्बी स्तंभ लेख कहते हैं, इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। चलिए एक चीज समझिए, सांची कहां पर है, सांची कहां पर है एमपी में, है ना, सारनाथ कहां पर है यूपी में, और प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है, यूपी के प्रयागराज में, ठीक। रुमंदी कहां पर है, नेपाल, नेपाल वाले क्षेत्र में रुमंदी, और निकलवा सागर जो है नेपाल में, निकलवा सागर कहां पर है, नेपाल में। कुछ पॉइंट बनने की चीजों को समझिएगा। अगर मैं सारनाथ को लेकर बात करूं, इसी सारनाथ यानी सारनाथ का लघु स्तंभ लेख से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है, जो आज अपने समय पर भारत राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से आपको दिखाई देती है, वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है हमारे पास सारनाथ यूपी का लघु स्तंभ लेख है, ठीक। इसके अलावा इस पर 24 लिया गया है, लेकिन हमने अपना सॉरी इस पर 32 लिया गया है, हमने अपना 24 लिया है, ठीक। इसके अलावा सांची वाला कहां से लिया गया है, कौशाम्बी वाला प्रयागराज, इसी को रानी का अभिलेख कहते हैं, रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी कुरुबाई का वर्णन है। रुमंदी यहाँ पर क्योंकि इस वाले क्षेत्र के आसपास जो इसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इस क्षेत्र में अशोक ने कर टैक्स कर दिया था, जिसका वर्णन रुमंदी स्तंभ लेख से देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद निकलवा सागर जो नेपाल में, एक बार लिखेंगे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला सारनाथ जो है, ये सारनाथ, इसी से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है, चिन्ह लिया गया है। इसमें 32 लिया है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 24 लिया गया, 24 लिया ली गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौशाम्बी, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी कुरुबाई का वर्णन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ से टैक्स कम करने के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, कौन सा था हमारे पास, रुमंदी का, ठीक है। 24 घंटे 24 घंटे होते हैं, ये दिखाता है कि भारत जो है मतलब हम 24 घंटे इस चीज को दिखाता है, 24 है ना, 32 नहीं 24 कुछ बोलते हैं ना, उसे देखिए 24 घंटे हम एक तरीके से तैयार है जिसकी ऊर्जा 24 घंटे, ठीक है। उसके लिए एक तरीके से समझिए, हमने अशोक के प्रमुख 5 स्तंभ लेख को देखा जो है, बाकी सारनाथ कौशाम्बी रुमंदी निकलवा सागर। सबसे पहले सांची एमपी में, सारनाथ यूपी में, कौशाम्बी प्रयागराज यूपी में, रुमंदी और निकलवा सागर जो नेपाल में, सारनाथ से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है, कौशाम्बी से रानी का अभिलेख लिया गया है, यहाँ पर अशोक की पत्नी कुरुबाई का वर्णन है, ठीक है। इसका रुमंदी क्योंकि इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ टैक्स कम कर दिया गया, तो टैक्स के बारे में जानकारी रुमंदी लघु स्तंभ लेख से देखने को मिलती है, अशोक के समय निकलवा सागर नेपाल में, निकलवा सागर नेपाल में, एक बार फिर से नोट करिए आगे बढ़िए। नोट कर लो तो पता है, नोट हो गया, तो आगे बढ़ना है ना, फटाफट से नोट करिए। आप देखिए मोय गुफा, काली गुफा, अगर मैं बात करूं मोय गुफा को लेकर, ये दो व्यक्तियों ने मोय गुफा में कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक अशोक और एक इसका पुत्र दशरथ ने दशरथ, ठीक है। इन्होंने कुछ गुफाओं का निर्माण कराया, आजीवन संप्रदाय के लोगों के लिए, तो दूसरा इस पहाड़ी पर कराया, अशोक ने किन गुफाओं का निर्माण कराया, इसके पुत्र दशरथ ने किन गुफाओं का निर्माण कराया, और किन पहाड़ियों पर कराया, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे अशोक द्वारा निर्माण की गई गुफा कौन सी थी, एक कर्ण चौपाटी गुफा सुदामा की गुफा, सुदामा की गुफा, इसके अलावा थी विष्णु झोपड़ी। आप एक पॉइंट बना लिखेंगे, अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवन समुदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ी पर इन गुफाओं का निर्माण कराया, इन गुफाओं का निर्माण कराया, कहां पर, बराबर की पहाड़ी पर, ठीक है। उसके बाद दशरथ को लेकर दूसरा इन गुफाओं का निर्माण कराया, जैसे लोमहर्ष की गुफा, गोपी की गुफा, और इन गुफाओं का निर्माण इससे कराया वो था दशरथ, है ना। आप लिखेंगे लोमहर्ष की गुफा,
ऋषि की उपाधि लीजिए, ऋषि ऋषि गोपी वापी वापी और पद की उपाधि इन गुफा निर्माण से इससे दर्शक ने आया। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं ये जो आपको गुफा देखने को मिली गुफा ये बराबर की पहाड़ी पर, ठीक है, जबकि बाकी के तीन है ये नागार्जुन पहाड़ी पर, नागार्जुन पहाड़ी पर, और ये भी इसके लिए आजीविका संप्रदाय के लिए, आजीविका संप्रदाय के लिए नहीं, इसलिए आजीविका संप्रदाय के लिए। ठीक है, तो ये मोए काली गुफाओं के बारे में विशेष पूछता है कि कौन कौन से गुफा निर्माण किससे बताया जाता है मोए काल में। कर्ण चौपाट सुदामा विष्णु झोपड़ी या फिर कर्ण अलग देता है चौपाट अलग देता है। तो कर्ण चौपाट की गुफा सुदामा की गुफा विष्णु झोपड़ी इनका निर्माण बराबर की पहाड़ी पर आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए अशोक ने कराया। जबकि इसी उत्तर में लोमस की गुफा गोपी वापी और पद का निर्माण आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए कराया। इसमें लोमस की गुफा वो बराबर की पहाड़ी पर है, गोपी वापी और पद की वो नागार्जुन पहाड़ी के लिए है और आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए एक वर्ष उगम नहीं। ये हमारी जो है जो मोए काल में अशोक और दस रखते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे क्वेश्चन हाथ में पूछा गया है कि मोए काल में एक राजा के द्वारा गुफा निर्माण देखने को मिलता है। तो नाम तो छोड़ो राजा के नाम तक पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया सुदामा की गुफा निर्माण से कराया था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया अशोक ने कर्ण चौपाट सुदामा विष्णु झोपड़ी से गुफा निर्माण कराया किस संप्रदाय के लोगों के लिए, तो आजीविका संप्रदाय। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मोए काल में कौन सा धर्म प्रचलित था, आजीविका धर्म, तो आजीविका धर्म के लोग गुफा निर्माण कराए। तो क्वेश्चन नंबर 24 समझ के लिए जितना समझिए जैसे करते हैं बने लगी। चलिए एक और लास्ट आप ये पॉइंट बनता है वो है हमारे पास अभिलेख और आकृति, अभिलेख और उनपर आकृति और उनपर आकृति कौन कौन सी आकृति किस आकृति में लास्ट पॉइंट बनता है मोए काल में। एक चीज समझिएगा मोए काल में कौन कौन सी आकृति किस देखिए, जैसे सांची सांची सारनाथ सारनाथ, ठीक है, इसके अलावा संज्ञा संज्ञा और रामपुरा इन पर हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। कभी कभी सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो कहीं ना कहीं किसी से एग्जाम में पूछा है सांची पर कौन कौन से जानवर है, सारनाथ पर कौन कौन से जानवर है, संज्ञा पर कौन कौन से जानवर है और रामपुरा पर कौन कौन से जानवर है। ठीक है, रामपुरा पर कौन कौन से जानवर है एक बार लिखेंगे हमारे पास। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सांची, इस पर चार शेर है सांची पर, सारनाथ पर भी चार शेर है, संज्ञा पर एक हाथी है संज्ञा पर, और जो हमारे पास रामपुरा है इस पर एक बैल व दो शेर है। तो ये आपके जानवर और कुछ अभिलेख देखने को मिलता है। ठीक है, चीजें क्लियर है, एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे चीजें जो है वो आपकी क्लियर है। तो ये हमारा टोटल का टोटल बनता है इसको लेकर डिस्कशन हमारा मोए काल है। सबसे पहले मोए काल का विभाजन देखा, उसके अलावा हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी ली, बृहद शिलालेख को पढ़ा, ठीक है, स्तंभ लेख को पढ़ा, लघु स्तंभ लेख को पढ़ा, कुछ गुफाओं को पढ़ा और हमारे पास चार आकृतियों को पढ़ा। इसके अलावा हमने रात में मोए काल के बारे में पढ़ा। ये मोए काल कंप्लीट हुआ आपका और शाम की क्लास में पुस्तकाल को पढ़ेंगे। अगर यहाँ कोई दिक्कत है मुझे बताएंगे, वरना तो हम आज की क्लास में यहीं पर रुकते हैं और शाम को मिलते हैं आपसे। चलिए ये मोए काल आपका होता है कंप्लीट। सांची का इसको नहीं करना हुआ है बट फटाफट से बताएंगे हर चीज क्लियर है। तो आज की क्लास में यहीं पर रुकते हुए हम मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल की शाम की क्लास में पढ़ेंगे गुप्तकाल। आपके दो चैप्टर बचे गुप्तकाल और गुप्तकाल, तो कल ये पोस्ट होता है। उसके बाद में लगभग 150 क्वेश्चन की आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे, जो क्वेश्चन होंगे आपसे पूछेंगे, जब आपसे कंप्लीट हो जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, हो जाएगा जल्दी जल्दी बात है। इसके बाद है साहब जी से बात होगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।